अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। ये है इमरान हसन। ये है अरमला हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है, एक बहुत ही सुहाने मौसम के साथ अगर आप रावलपिंडी, इस्लामाबाद या लाहौर के एरियाज़ के अंदर मौजूद है, यानी कि पंजाब के इलाकों में, चूँकि कराची में मौसम गर्म है, थोड़ा सा बेहतर है पहले से, जो हीट वेव थी वो कम हो गई है लेकिन थोड़ा सा बेहतर है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी या नॉर्थ बेल्ट की और फिर सेंट्रल पंजाब की, जबरदस्त मौसम। लेकिन कल कुछ तूफान भी आया और उससे नुकसान भी हुआ था। और उससे पहले इस्लामाबाद वाले वीडियोस भेज रहे थे, कुछ लगा रहे थे सोशल मीडिया पे कि बहुत अच्छा मौसम है। तो लाहौर वाले भी किसी से पीछे नहीं रहे, हमें भी अल्लाह ताला ने अच्छा मौसम दिया। कल आंधी तूफान तो आया लेकिन उसके साथ साथ बारिश आज सुबह भी इमरान बहुत अच्छी हो रही थी, मौसम काफी अच्छा। बिल्कुल, और पानी नहीं आ रहा था, बारिश आ रही थी, पानी नहीं आ रहा था। ज्यादा पानी इस्लामाबाद और तो ज्यादा पानी आता ना, वो ज्यादा हो रहा था। खैर, इसलिए हमने इसका जिक्र किया क्योंकि अच्छे मौसम के साथ, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि मूड और मिजाज भी अच्छा हो जाता है। सो वी बिलीव कि आपकी दूसरी सुबह से इससे पहले जो हो रही थी बेहतर है। और मैं तो दुआ करूं कि अल्लाह करे ये मौसम ऐसे ही रहे, मतलब बदले ना, मतलब बारिश होती रहे तो मिजाज अच्छा रहेगा। खैर, उसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है पानी का बचाना। हमने इससे पहले भी बात की थी और अब ये मैसेज मुझे लगता है कि हमारे हर शो का हिस्सा रहना चाहिए कि पानी को हम ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं, पानी की कदर करें, क्योंकि पानी ज़िंदगी है। बिल्कुल, और पानी की इंपॉर्टेंस के हवाले से हमें अंदाज़ा होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बार बार गवर्नमेंट की जानिब से बताया जा रहा है कि पानी की किल्लत हो सकती है आइंदा आने वाले वक्त में, तो आपको उसके लिए बहुत सारी एहतियात की जरूरत है। बिल्कुल, तो पानी बचाएं, पानी बचाएं। और उसके साथ साथ हमारे पास एक खबर है बड़े मजे की, बड़ी इंटरेस्टिंग, वो है वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से। कल साइकिल चलाई उन्होंने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस्लामाबाद के अंदर, और ये एक एक्टिविटी थी जी जिसका बेसिकली टाइटल था पैडल फॉर ग्रीन फ्यूचर। और ये साइकिल रैली थी जिसकी क़यादत की शाह महमूद कुरैशी साहब ने। आप देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में उनके साथ मुख्तलिफ जो एम्बेसडर्स हैं गालिबन वो हमें नजर आ रहे हैं, मंदूबीन है, उसके साथ साथ इस्लामाबाद के लोग हैं, सिविल सोसाइटी के, इस्लामाबाद पुलिस के लोग हैं। और इस्लामाबाद पुलिस ने भी कुछ अर्सा पहले एक साइकिल स्क्वाड भी इंट्रोड्यूस करवाया है स्ट्रीट क्राइम्स को रोकने के लिए और लोगों को हेल्प करने के लिए। सो हम देख सकते हैं बड़ी तादाद लोगों की। और एग्जैक्टली साइकिलिंग का ट्रेंड वैसे भी आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। इस तरह से ये मैसेज देना भी और जिस तरह से तमाम लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, बहुत एक पॉजिटिव एक्टिविटी है और इससे एक बहुत पॉजिटिव इमेज बिल्ड होगा और शाह साहब खुश भी बड़े लगते हैं। मुझसे तो अच्छा बैलेंस शाह महमूद कुरैशी साहब का साइकिलिंग में ये देख रहा हूं, एटलीस्ट ना इतने ज्यादा लोगों में और बहुत जबरदस्त तरीके से साइकिलिंग करें। वैसे मैंने शाह साहब को पहली दफा देखा है इस रूप के अंदर, और ये बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा एक मैसेज है। लाइटर साइड भी आपको इन पर्सनालिटीज की देखने को मिलती है। सो इट्स अ गुड इनिशिएटिव और गुड जेस्चर बाय शाह महमूद कुरैशी साहब। और हमने जी बिल्कुल, मैं कहने लगा था कि आप भी जरा सेव द प्लेनेट एंड साइकिल कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और पाकिस्तान के शहरों को ग्रीन रखिए। इसी पॉइंट के ऊपर हेडलाइंस। हुकूमत और तरीन ग्रुप के मामलात फिर बिगड़ने लगे। जहांगीर तरीन ने वजीर आजम से अली जफर की रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा कर दिया। पानी की तकसीम का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। पीपल्स पार्टी ने 3 जून से सूबे भर में एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान जनूबी एशिया में अमन के कयाम का ख्वाहा है। आर्मी चीफ की कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा के दौरे पर गुफ्तगू। कोरोना मस्बत केसेस में बड़ी हद तक कमी। हुकूमत का बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन मुहिम चलाने का ऐलान। टमाटर सस्ते बेचने की बजाय महंगे कैसे बेचे जाएं? तरीका जानिए सेगमेंट साइंस एंड टेक में। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में हिना न्याजी सैर करवाएंगी शाही कला लाहौर में मौजूद सिख गैलरी की। हेडलाइन से आपको अंदाजा हो गया होगा आज भी सेगमेंट से बहुत सारी वैरायटी। आपने ज़ीरो बख्तियार को देखा है, कितनी खूबसूरत खातून है, क्वाइट ग्रेसफुल, बहुत जबरदस्त। अपने वक्त की तो बेहतरीन हीरोइन थी ही और एक्ट्रेस थी, अब भी बहुत जबरदस्त। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आज की बड़ी खबर। बड़ी खबर गवर्नमेंट के हवाले से ही है, सियासत के हवाले से ही है। बज़ाहिर हुकूमत कई महाजों पर इस वक्त मुश्किलात का शिकार दिखाई देती है। अपोजिशन ने दोबारा गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीक के लिए सफबंदी शुरू कर दी है पार्लियामेंट के अंदर, और सड़कों पर टफ टाइम देने के लिए नई हिकमत अमली सामने आ रही है। बिल्कुल, गवर्नमेंट के मौशी अदाद शुमार को चैलेंज किया जा रहा है। बजट की मंजूरी रुकवाने के लिए भी लाहे अमल तैयार किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए जहांगीर तरीन ग्रुप की, तो गवर्नमेंट पर मुसलसल दबाव बढ़ा रहा है। लग रहा था कि गवर्नमेंट और तरीन
जो गवर्नमेंट है उनके दरमियान मामला तय पा गए हैं, लेकिन मामला फिर महाजराई की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहांगीर तरीन गुज़िश्ता रोज जमानत में तौसी के लिए लाहौर की अदालत में पेश हुए। पेशी के मौके पर जहांगीर तरीन ने वज़ीर आज़म से एक बार फिर इंसाफ का मुतालबा किया और वाज़ेह किया कि बहुत वक्त गुजर गया है, सियासत ना की जाए, इंसाफ दिया जाए। वैसे आपने तो वो स्लिप ऑफ टंग ही है गवर्नमेंट, लेकिन वाकई लगता है कि ही इज अनदर एक और ब्लॉक गवर्नमेंट की सूरत में जहांगीर तरीन साहब का सामने आ रहा है। इंसाफ दिया जाए ये कह रहे हैं जहांगीर तरीन साहब। और अली जफर की रिपोर्ट मंजर आम पर ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। वो कह रहे हैं कि अली जफर की जो रिपोर्ट है उसको पब्लिक किया जाए। उन्होंने खुली धमकी दी है कि बहुत से राज हैं, रिपोर्ट आने के बाद हर चीज़ मीडिया पर लाऊंगा। इसके अलावा पानी की तकसीम के तनाज़े पर सिंध गवर्नमेंट की वफाक और पंजाब पर शदीद लफ्जी गोलाबारी इस वक्त भी जारी है। हमने कल भी परसों भी बात की थी इस हवाले से। पीपल्स पार्टी ने 3 जून से 15 जून तक एहतजाज करने का ऐलान कर दिया और बाकायदा स्केड्यूल दे दिया है। दूसरी जानिब AJK के जो इलेक्शंस हैं उनको मुलतवी करने की सिफारिश पर भी वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है इसके खिलाफ अपोजिशन और गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर का एक सख्त रद्द अमल इस वक्त सामने आ रहा है। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी ने भी गवर्नमेंट पाकिस्तान पर आज़ाद कश्मीर में वफादारियां तब्दील कराने और वोटर लिस्टों में गड़बड़ करने का इल्ज़ाम लगाया, जबकि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने वज़ीर आज़म इमरान खान को धमकी लगाई कि अगर इलेक्शन में मुदाखलत की कोशिश की गई तो लिहाज खत्म हो जाएगा। और इसी हवाले से भी आज हम डिटेल डिस्कशन भी करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को जिस तरह से कल कामरान यूसुफ भी अपना तज्जिया देते हैं, बहुत सारे जो तज्जियाकार यही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के लिए उनके जो अंदरूनी मामला हैं वो ज्यादा चैलेंजिंग है, बजाय इसके ऑपोजिशन उनको चैलेंज करे। बिल्कुल। और इसके साथ साथ इस वक्त जो PDM की नई सफबंदी है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि PDM अपने वजूद का एहसास दिलाने के लिए ये सब कुछ कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब अगर ये हिकमत अमली मौसर तौर पर चलाई गई और इसमें एक ही पॉइंट है जिस पे इस वक्त सारे लोग बहस कर रहे हैं और सारे लोग इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इस वक्त अपोजिशन मुत्तहिद नहीं है। अपोजिशन के अंदर बहुत बड़ी तकसीम है, 2 बड़ी जमातें हैं अपोजिशन की, उसके अलावा दीगर जमातें भी मौजूद हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग और इनके दरमियान इस वक्त शदीद इख्तलाफात कहें तो भी गलत नहीं होगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहें तो गलत नहीं होगा, वो मौजूद है। एक जानिब मरियम नवाज साहब, शाह महमूद माफ़ कीजिएगा मौलाना फजलुर रहमान साहब ये बात करते हैं कि जी पीपल्स पार्टी के बारे में हमने बात नहीं की, अगर वो गैर मशरूत तौर पर आना चाहते हैं तो हम उनको रोकेंगे नहीं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ये कहती है कि PDM की जो क़यादत है वो मेच्योर डिसीजंस नहीं कर रही है, वो कन्फ्यूजन का शिकार है और अवामी नेशनल पार्टी भी उनके साथ है। और पीपल्स पार्टी ये भी कहती है कि हम इन हाउस चेंज के लिए जो हम एक माहौल बना रहे हैं अवामी नेशनल पार्टी के साथ, वो हम जारी रखेंगे, चाहे वो KPK हो, पंजाब हो या विफाक हो, इसके ऊपर हम अपनी पॉलिटिक्स जारी रखेंगे। सो इस वक्त जो 2 मुख्तलिफ क्या कहना चाहिए अंदाज सामने आ रहे हैं। तीसरी जानिब कल शहबाज शरीफ साहब की एक स्टेटमेंट आई है जिसमें ऐसा लगता है कि उनका जो मफामती पॉलिसी का रंग था वो शायद तब्दील होता हमें नजर आता है और वो भी एक जानिब एक बार फिर टकराव की सियासत करना चाहते हैं। तो इस वक्त मुख्तलिफ कलर्स हमारे सामने आ रहे हैं और फिर हुकूमत को एक जानिब जहाँ बहुत सारे मसाइल का सामना पोलिटिकली है, वहाँ पे मुआशी तौर पर भी मसाइल का सामना है, लेकिन वज़ीर आज़म ने कल एक स्टेटमेंट दी है जिसमें ये कहते हैं कि जी हम वो काम कर रहे हैं जो हमें 50 साल पहले कर लेना चाहिए था। और इसके साथ से जिस तरह से इमरान PDM की बात कर रहे थे तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस दिन बोला कि PDM का रास्ता अलग है, हम लोगों ने अपनी एक लाइन तय कर ली, हम उसके मुताबिक चलेंगे, हम किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और यही बात शायद गवर्नमेंट इस हवाले से कैश भी करा रही है कि PDM या जो अपोजिशन जमातें हैं वो उस तरह से इत्तेहाद का मुजाहरा नहीं कर रही, जिसकी वजह से गवर्नमेंट भी उनको बहुत टाइम पर ईजी लेती है, फॉर ग्रांटेड लेती है और एट द एंड उनका यही होता है कि ये तो आपस में मुत्तहिद नहीं है, इनमें आपस में इंतशार फैला हुआ है, तो ये हमारे खिलाफ अपोजिशन को एक कहने खुलकर किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, हमारा राब्ता अली मोहम्मद खान साहब से हुआ है, उनसे जरा पूछते हैं, पार्लिमानी उमूर के वजीर हैं और चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। अली भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? मोहम्मद खान साहब कैन यू हियर मी? चलिए हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और काफ़ी दिन के बाद इनफैक्ट अली मोहम्मद खान साहब से बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल पे क्या राय रखते हैं। दूसरी जानिब इस वक्त जो बयानात का सिलसिला है और बयानबाजी जो है उसका सिलसिला जारी है। हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, हमारे साथ डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब मौजूद हैं, उनसे ज़रा हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है आप? जी बहुत आपको जो है सुबह सुबह गुड मॉर्निंग और आपको भी गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और हमने आई होप कि आपको जो है ना वो बहुत अर्ली मॉर्निंग नहीं लिया है, आपका दिन शुरू हो चुका है। आपसे जानना, मेरा दिन बहुत अर्ली शुरू हो जाता है। आपको पता है कि इतनी लेट भी सोऊं, मुझे उठना हर हाल में। बिल्कुल। ठीक है तो चले सुबह सुबह फिर आपसे शुरू करवा लेते हैं सियासत से ही। ये जो नया मंजरनामा है PDM का, इसके हवाले से जरा तबसरा कीजिएगा, इसको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और विफाक कैसे ले रहा है इस वक्त? ये जो PDM के अंदर नई सबबंदी हो रही है, नई स्टेटमेंट्स आ रही हैं और खास तौर पे जो जॉइंट प्रेसर्स किए हैं मौलाना फजलुर रहमान ने, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा ने, इसको कैसे देख रही है गवर्नमेंट? देखिए बात यह है कि इसमें से ये PDM था,
पी तो इसमें से निकल गई, अब डीएम रह गया, तो उसको आप जिस तरह से भी पढ़ लें, इंडिकेट मूवमेंट पढ़ लें, आप उसको डिस्ट्रॉय मूवमेंट पढ़ लें, जो भी उसको आप टाइटल दे दें, अब वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन, इंतशार और अदम इस्तेहकाम के साथ जुड़ा जो है नैरेटिव है, वो पाकिस्तान के अवाम या ओवरऑल अवाम और मुल्क की बका और फलाह बहबूद के लिए उसका कोई लेना देना नहीं है। ये एक बेवक्त की रागनी है और राग और सोज ही आपस में नहीं मिल रहे, तो वो क्या हमें किसी तरह भी मुतासर करेंगे हुकूमत को या अवाम को। सही। और दूसरी बात ये है कि आपके सामने ये कि है कि इन्होंने जो एक अपोजिशन में रह के इकट्ठे नहीं हो सके, तो ये कौन सी हुकूमत इकट्ठी करेंगे? ये कैसा इत्तेहाद है कि जो सिर्फ जात के गिर्द घूम रहा है, और जो कैसा इत्तेहाद है कि जिसका फोकस और टारगेट जो है सिर्फ और सिर्फ अपने केसेस हैं। और इस वक्त जो है वो देखिए पूरी दुनिया में ये होता है। सही। ये बजट बन रहा है, तो जो आपकी हुकूमत बजट बनाती है, अपोजिशन जो है वो शैडो अल्टरनेटिव पॉलिसी देती है, और वो एक मौसर अपोजिशन का किरदार अदा करती है। सिर्फ तनकीद कर देना, सिर्फ वजीर आजम पे उंगलियां उठाना, वजीर आला उस्मान बुज़दार पे बेजा जो है वो टारगेट करके लेट करना, मिलाइन करना, ये अपोजिशन। अच्छा डॉक्टर साहब एक छोटा सा कमेंट इस हवाले से भी, क्योंकि रोड मैप दें जो इकोनॉमिक रिवाइवल प्राइम मिनिस्टर ने की है। ठीक है, आप जो तबाह करके गए थे, सही, हमने अल्टरनेटिव रिफॉर्म्स प्रोग्राम और पॉलिसीज दी हैं। ठीक है, आप पॉलिसीज दें, आप बताएंगे जी ये हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी है, किस तरह से आप गवर्नमेंट की हेल्प कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब एक कॉमेंट इस हवाले से भी, क्योंकि बज़ाहिर तो आप लोग मुख्तलिफ वज़रा आकर मीडिया में भी बार बार कहते रहे कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो पीटीए का हिस्सा है और हमारे उनसे मामलात बिल्कुल तय पा गए, लेकिन कल जो उन्होंने मीडिया टॉक की और जिसमें जिस तरह से उन्होंने वज़ीर आज़म से इंसाफ का मुतालबा किया और साद अली ज़फ़र की रिपोर्ट मंजर आम पर लाने के हवाले से भी उन्होंने कॉमेंट किया, तो आपको क्या लगता है क्यों ताख़ीर का जो मामला ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं? इस हवाले से जहांगीर तरीन साहब के हवाले से क्यों गवर्नमेंट इतना सीरियसली उनको नहीं ले पा रही उनके मुतालबात को लेकर? देखिए बात यह है कि ये किसी इंडिविजुअल या किसी मखसूस शख्सियत या किसी मिल के साथ जुड़ा शुगर कमीशन नहीं है। ये आपका जो शुगर कमीशन बना, वहाँ जो बेज़ाब्तगियां हुई उनकी निशानदेही हुई और उसके अंदर जहांगीर तरीन साहब का भी नाम आ गया जी। अब देखना ये है कि उसको हमने किस तरह हैंडल करना है। ये नहीं हो सकता था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है, चूंकि उनकी जमात के किसी शख्स के साथ जुड़ा कोई नाम आया तो उसको फौरी तौर पे वो एक्सपीडाइट करके या एक्सक्लूड करके या एक टारगेट करके रिलीफ दें। आपने इंसाफ के तकाज़े को भी पूरा करना है और एहतसाब के तकाज़े को भी पूरा करना है। प्राइम मिनिस्टर ने ये श्योर किया कि उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। अब अली ज़फ़र साहब की रिपोर्ट जो है वो अभी तक सबमिट नहीं हुई है, वो क्या सराहियाँ उसके हवाले से चल रही हैं, लेकिन वो एक हतमी रिपोर्ट बाज़ाब्ता तौर पे जब तक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आ नहीं जाती और पब्लिक नहीं हो जाती, तब तक आप जो है वो कोई हतमी राय कायम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो अभी बजट सर पे है, बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, ये ओब्वियसली हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और सबसे अहम दस्तावेज भी है, और कानून आइन के मुताबिक अगर बजट अप्रूव ना हो तो इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट के पास अब मौजूदा मैंडेट नहीं रहा है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर लॉ। तो इसके लिए क्या कोई आपकी नेगोशिएशन हो रही हैं हुकूमत की अपनी पार्टी के मेंबरान के साथ, या फिर अभी आप नेगोशिएशन के प्रोसेस में नहीं है? ये चैलेंज कितना बड़ा है इस वक्त आपके लिए, जो जहांगीर तरीन ग्रुप है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए? देखिए, घर के अफराद आपस में मसल टेस्ट नहीं करते कि कौन कितना ताकतवर है और दूसरा बाजू कितना कमजोर है। हमारे ये दस्तों बाजू हैं, हमारे फैमिली का हिस्सा हैं, पीटीआई के अरकान हैं, पीटीआई के नजरिए पे, इमरान खान के नजरिए पे वोट लेके आए हैं। ये जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात गिले शिकवे हैं, लेकिन वोट जो है वो अपनी जमात को। लेकिन ये दोनों आपकी जो पार्टी की क़यादत है एक दूसरे के ऊपर FIRs भी तो यही करवा रहे हैं, एक तरफ शहजाद अकबर साहब और नज़ीर चौहान साहब, तो भाइयों के दरमियान लड़ाइयाँ भी होती हैं, FIRs भी होती हैं, ये तो ये गैर जिम्मेदाराना अमल है।
और जो स्टेटमेंट्स आई, देखिए हेट स्पीच और मजहब के मामले में जब आप किसी को घसीटते हैं तो इतना बड़ा, जब किसी की तरफ आप उंगली उठा देते हैं तो फिर उसको राइट ऑफ डिफेंस लेना पड़ता है, वो चाहते ना चाहते हुए भी। और अब और पाकिस्तान में आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं कि इंतहा पसंदी की नजर हुई ऐसी कीमती जाने, तो इसमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए दोनों तरफ से। और ऐसी किसी भी चीज को जो पार्टी की सतह पे हल हो सकती है उसको थाने और कचहरियों में ले जाके पार्टी को मजाक बनाना चाहिए और पार्टी की सीनियर लीडरशिप को इस हवाले से करना चाहिए ताकि ये किसी सूरत भी ये इश्यूज जो है वो आगे ना बढ़े। ठीक है, अच्छा, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हैं। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हम पानी के मसले के हवाले से बात कर लें। सिंध गवर्नमेंट का वफाक और पंजाब के साथ जो पानी की तकसीम का मामला है वो भी काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर गया और पीपल्स पार्टी ने 3 जून से एहतजाज की कॉल भी दी है। किस तरह से सिंध के साथ वफाकी हुकूमत जो है पानी के मामला तय करेगी, हल करेगी, क्या इसकी लायामल होगा? देखिए, बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी जो है वो पानी पे सियासत करके वफाक की जो इकाइयां हैं आपस में वो कमजोर कर गई है, लड़ा के इस तरह का तासर दिया जा रहा है कि जैसे पंजाब जो है वो सिंध का जो हक मार रहा है, जबकि दिक्कत ये है कि जो सिंध है उसने हमेशा एक लाडले छोटे भाई की तरह जिद करके अपनी बात मनवाई है और पंजाब से जो है उसने हमेशा कुर्बानी मांगी है, पंजाब ने कुर्बानी दी है। इस वक्त चूंकि आपको पता है कि जो तरबेला के अंदर पानी की सूरत हाल है वो बहुत नीचे तक चली गई है, डेड लेवल पे चली गई है। मंगला जो है वो नहीं रहा, जब मंगला में पानी नहीं होगा और पानी का जो अवेलेबिलिटी है वो शार्ट हो जाएगी तो फिर सारे सूबे जो है उसमें सफर करेंगे। अच्छा, ये डॉक्टर साहब कतई कलामी की माजरत, हमारी कुछ दिन पहले ही अपने इसी शो में एक एक्सपर्ट से बात हुई, उन्होंने हमें ये बताया कि हम अगर इस सारे सिस्टम को डिजिटलाइज कर लें पानी के और इसके ऊपर ऑलरेडी इसके फंड्स मंजूर हुए हैं बकौल उनके, अगर हम इसको डिजिटलाइज कर लें तो तमाम सूबों के ऊपर रियल टाइम के अंदर ये डाटा आता रहेगा। उनका ये कहना था कि पानी की कमी नहीं है, चूंकि पानी पीछे से ही कम आ रहा है तो इसलिए आगे कम जा रहा है। वैसे कल सूरत हाल थोड़ी बेहतर भी हुई है, तो इसके ऊपर क्या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस मामले को या सारी गवर्नमेंट्स मिलकर इस मामले को परमानेंट बेसिस के ऊपर सेटल करने के लिए कोई इक़दाम कर रही हैं? ऐसी कोई तजवीज़ है ज़ेरे गौर? देखिए, इसमें सबसे अहम जो रोल है वो रेगुलेटर का है। रेगुलेटर जो है वो इर्सा है। अब इर्सा जो है वो अपनी जिम्मेदारियां अदा करे और जो बात ये मॉनिटरिंग सिस्टम की है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ क्या कराइयों पे और जो पाकिस्तान बनने से पहले का निज़ाम है मॉनिटरिंग और एवेल्युएशन का, जदीद टेक्नोलॉजी का उसके अंदर कोई इस्तेमाल नहीं है। तो जब बाकी शोबों में हम टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं, मैनुअल हैंडलिंग को हम ऑटोमेशन पे ला रहे हैं, तो ये भी एक ऐसा शोबा है जिसको इस तरफ आना होगा। और इसके लिए हुकूमत पंजाब जो है अपने जो हमारे एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स हैं सूबे के, उनको तो हम इंशाल्लाह डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच हमारे सभी सवालात के जवाब देने के लिए। अहम मौज़ूआत हैं और अहम मुश्किलात भी हैं जिस पे हम बात कर रहे थे और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान का तहरीक इंसाफ को मौक़िफ़ हमारे सामने पेश करेंगे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कोरोना की तीसरी लहर की। तो मुल्क भर में कोरोना के मस्बत केसेस और अमवात में वाज़े कमी देखने में आ रही है, जिसके बायस मुल्क भर में बड़ी हद तक पाबंदियां नरम कर दी गई हैं। तालीमी इदारे खोले जा रहे हैं, इम्तिहानात का ऐलान भी कर दिया गया है। यहाँ तक कि डेढ़ साल से बंद जो है पाक चीन सरहद तजारत के लिए खोल दी गई है। इसके बावजूद पाकिस्तान में भारतीय और साउथ अफ्रीकन किस्म का जो वायरस है उसके जो स्ट्रेन उसकी तस्दीक ने बड़ी हलचल मचाई है और सिंध में जनूबी अफ्रीकी वायरस के बाद भारतीय वायरस के भी 4
केसेस सामने अच्छा, ये बड़ा अलार्मिंग है। हम एक वायरस से निमट लेते हैं, जैसे आपको याद है हम बड़े रिलैक्स हो गए थे, फिर यूके वेरिएंट आ गया और अब हम इंडियन, मतलब ये हम कंट्रोल कर सकते हैं ना, बाहर से आता है, तो इस पे हमें देखना चाहिए। इस के ऊपर ये जो इंडियन वेरिएंट की उन्होंने बात की है, इस पर हुकाम की जानिब से इस वक्त शदीद तशवीश का इजहार किया जा रहा है। जो वफाकी वजीर हैं NCOC के सरबराह मियां असद उमर, उन्होंने कल वाज़ेह किया कि कोरोना केसेस में कमी के बावजूद SOPs पर समझौता नहीं किया जाएगा। वैक्सीन लगवाने पर उन्होंने जोर दिया और ऐलान किया कि मुल्क भर में बड़े पैमाने पर जो वैक्सीनेशन मुहिम है वो जारी रखी जाएगी और इसके आखिर तक 7 करोड़, यानी कि इस साल के आखिर तक 7 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगा दी जाएगी। ये उन्होंने कहा कि हमारा टारगेट है और दावा भी किया कि गवर्नमेंट ने 1 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन का बंदोबस्त कर लिया। जबकि जून और जुलाई में मजीद 1 करोड़ वैक्सीन पाकिस्तान में आ जाएगी। दूसरी जाने बात की जाए ड्रेप ने तो फाइजर वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। ये वैक्सीन 12 साल और इससे ज़ायद उम्र के अफराद को लगाई जाएगी। इससे सारी सूरत हाल पर जो कोविड की सिचुएशन है और जो वैक्सीनेशन की सिचुएशन उस हवाले से हमारे मौजूद हैं CEO इंडस हॉस्पिटल डॉक्टर अब्दुल बारी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो बड़ी ये खुशाइन बात है कि कोविड के केसेस में वाज़े कमी हमें देखने में आ रही है और ये नो डाउट सब फ्रंटलाइन वर्कर्स और डॉक्टर्स और तमाम तर लोगों को क्रेडिट जाता है इस बात का। लेकिन उसके साथ साथ अभी हमने ये साउथ अफ्रीकन और इंडियन स्ट्रेन की भी वेरिएंट की बात की, इसके केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? देखें कि जैसे आपने कहा भी कि इंडियन वेरिएंट को 4 पाकिस्तान में। डॉक्टर साहब अपना माइक आप अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज, मुझे लगता है माइक म्यूट है। अच्छा जी डॉक्टर साहब जारी रखिए डॉक्टर साहब। जी मैं ये कह रहा था कि जी जैसे आपने कहा कि इंडियन वेरिएंट जो 4 डिटेक्ट हुए थे जिनको आइसोलेट किया गया, उनके कॉन्टेक्ट को भी किया गया, साउथ अफ्रीकन भी है, ब्राजीलियन भी है। देखिए ये वेरिएंट आते रहेंगे जब तक ये वायरस है, ये वेरिएशन होती रहती है और जब दुनिया एक ग्लोबल है, ट्रैवलिंग हो रही है, आप बहुत कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए इसको पेंडेमिक उसका हल यही है कि दुनिया के तौर पर एज अ होल वर्ल्ड जो है ना वैक्सीनेशन इतनी 70% हो जाए तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ स्प्रेड नहीं होगी और रुक जाएगी। और जैसे आपने कहा ये केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन बाद कल NCC की मीटिंग के अंदर भी ये जो सिंध टास्क फोर्स की मीटिंग भी थी उसमें भी शामिल थे। तो ये वाज़ेह किया गया था कि कराची में, सिंध में और ख़ास तौर पर कराची में जो है ना, जो हमने 2 हफ्ते का लॉकडाउन ये स्ट्रिक्टनेस की थी, उसके 1 हफ्ते के बाद भी कुछ कमी ज़रूर आई है और हमने रिक्वेस्ट की थी कि इसको हम एक हफ्ता और इसको उसी तरीके से करेंगे जिसको इंडोर्स भी किया प्राइम मिनिस्टर ने भी कि डेफिनेटली जो है ना प्रोविंसेस को अपने हिसाब से फैसले करने हैं। और शायद असद उमर साहब ने भी कहा था कि उसको कहेंगे, क्योंकि एक मैसेज आना चाहिए NCOC की तरफ से भी, ताकि डबल मैसेजिंग से फिर लोगों के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो वैक्सीनेशन को हमको बढ़ाना होगा और उसके लिए खुशाइन बात ने इंतजाम कर लिया है। सप्लाईज के इश्यूज अब इतने नहीं होंगे जितने अब हमको जो है ना अपनी मीडिया का रोल, उसमें रिलीजियस स्कॉलर्स का रोल और फिर हम डॉक्टरों का रोल भी बहुत है कि हम लोगों को मोटिवेट करें कि जी वैक्सीनेशन कराना ज़रूरी है। और ये उसमें कुछ स्टेप्स ऐसे भी किए गए हैं कि 31 जुलाई तक सब लोगों, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्रीज वगैरह को कहा गया है कि अपने मुलाजमीन को जो है ना वो मोटिवेट करें और करें। अच्छा डॉक्टर एक चूंकि हम थोड़ा सा इसको वैक्सीन स्पेसिफिक हम अगर बात करें तो बहुत सारे लोग जो वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, हमने आपसे पहले भी बात की थी, उनके अंदर कुछ सिम्टम्स, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लाइट किसी में बिल्कुल नहीं आती। तो बीइंग डॉक्टर जरा हमें ये बताइएगा कि किस तरह की वैक्सीनेशन के बाद फील हो रही हैं और ताकि लोगों को साइकोलॉजिकली एक रिलीफ मिल सके कि अगर वैक्सीनेशन के बाद किसी को कोई बुखार होता है, कोई बॉडी पेन्स होते हैं तो उसको घबराना नहीं चाहिए। इट्स अ पार्ट ऑफ दिस होल प्रोसेस। जरा थोड़ा सा इस हवाले से एक्सप्लेन कर दें प्लीज ताकि लोगों के लिए आसानी हो। देखिए यूजली जो है ना आम वैक्सीनेशन जो बच्चों को भी लगती है ना, उसमें ये कि फीवर होना और जो है ना बॉडी एक्स होना और ये सिंपल पेनाडोल खाने से ठीक हो जाता है। तो उमूमन इसी किस्म के सिम्टम्स है, इससे ज़्यादा और कोई सिम्टम्स नहीं है जो कि लोगों को आ रहे हैं। और ये हर वैक्सीन के साथ होता है। आप और हर आदमी ने ये एक्सपीरियंस भी किया है, जो वालिदैन होते हैं उन्होंने अपने बच्चों को रोज़ हर महीने वैक्सीन लगता है उनको। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको फीवर ज़रूर होता है, कैलपॉल पिलाया जाता है। तो ये वही वैसे ही वैक्सीन है जैसे कि जो सिम्टम्स उसमें यही होंगे। तो अब इससे घबराने की बात नहीं अगर वैक्सीन के बाद बॉडी पेन हो रहा है। ठीक है। और एक और डॉक्टर साहब, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने भी और हरमला ने भी हमने कोविड भुगता है, वी बीन थ्रू कोविड, तो हम अपने हवाले से भी जरा और जो लोग देख रहे हैं उनके हवाले से भी पूछ लेते हैं। एक मिथ, सॉर्ट ऑफ मिथ ये मौजूद है कि अगर आप कोविड से होके निकले हैं, आपके ऑलरेडी एंटीबॉडीज आपके अंदर मौजूद हैं तो आपको वैक्सीन की जरूरत नहीं है। क्या बीइंग
डॉक्टर आप इससे मुत्तफिक हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो नहीं, जो नहीं। लोग जिनको कोरोना वायरस हुआ है वो रिकवर हुए हैं वो कितने अरसे के बाद वैक्सीनेशन करा सकें? बिल्कुल। देखिए विद 4 हफ्ते के बाद वैक्सीनेशन करा लेनी चाहिए। Okay. क्योंकि ये जो आपकी जो वैक्सीन जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो ऐसी इतनी नहीं होती कि वो आपको प्रोटेक्शन दे। तो वैक्सीन एक तरीक़ेकार है जिसके अंदर जितना डोज उसकी दी जाती है वो उसको आपकी डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है ताकि उसकी एंटीबॉडी उसके लेकर आए। लेकिन एक बात और भी मैं कह रहा हूँ कि लोग जो है ना ये टेस्टों के चक्कर एंटीबॉडीज टेस्ट करा रहे हैं, इसके चक्कर में न पड़ें, क्योंकि जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज है उस किस्म का टेस्ट यहाँ पर पाकिस्तान में होता ही नहीं है। तो ये खामखा के कंफ्यूजन क्रिएट होती है और लोगों के पैसे बन रहे हैं और आपके पैसे जाया हो रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, उसके साथ साथ वैक्सीनेशन का जिस तरह से बहुत सारी वैक्सीन है, चाइना की है, रजन है, फिर उसके बाद हमने देखा फाइजर वैक्सीन के हवाले से भी कहा जा रहा है, इनकी जो कह लें एफिशिएंसी है उस हवाले से भी लोगों के कुछ मिसकंसेप्ट है कि ये फलानी वैक्सीन जो है इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, फलानी की कम है, तो ये मिथ भी ज़रा क्लियर कर दीजिएगा। देखिए बात ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन, जो भी वैक्सीन हैं वो सब की सब सेफ है, ठीक है, इफेक्टिव है। वेरिएशन हो सकती है कि कुछ 90% पे हो, कुछ 85% पे हो, लेकिन बात यह है कि हमें ये सोचना चाहिए कि जो 80% तो लोग प्रोटेक्ट हो रहे हैं ना, और 20% को भी जिनको होगा वो माइल्ड होगा, और उसमें कोई ऐसी सीरियसनेस नहीं होगी कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़े। इसलिए वैक्सीन लगाना जरूरी है। और मैं तो गवर्नमेंट से भी कह रहा था कि कोई ऑब्लिगेटरी कोई ऐसा एक्ट वो बना दिया जाए कि, क्योंकि ये आपकी जात का नहीं है, ये पूरी नेशन का, पूरी मुल्क का या पूरी दुनिया का इशू है, क्योंकि अगर एक भी मरीज होगा तो ऑब्वियसली वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। नो डाउट इन इट। एक लास्ट सवाल मेरा, कुछ चूंकि बहुत सारी चीजें आपसे हम पूछ रहे हैं, क्लियर करें, तो फाइजर वैक्सीन के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि फाइजर जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनके लिए इफेक्टिव है, एक बात ये है, खबरें चल रही हैं, तो मेडिकल साइंस क्या कहती है, ऐसा है? नहीं, देखें अगर एफिकेसी के हिसाब से देखा जाए तो ये जो वैक्सीन फाइजर की है ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। इसमें अबाउट 95% एफिशिएंसी है इसकी, इसीलिए ये उसी लिए मखसूस कर दी गई है क्योंकि जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनके अंदर एंटीबॉडीज अगर लो एफिशिएंसी वाला एफिकेसी का लगाया जाएगा तो उसमें चांसेस कम है कि एंटीबॉडीज बनाएंगे। तो बेस्ट पॉसिबल जो चीज़ है वो उन्हीं लोगों को दी जाए जो ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, कैंसर के मरीज जो कीमोथेरेपी के ऊपर हैं, और दूसरे वो जो डायलिसिस के ऊपर मरीज हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल बारी, आप हमारे मौजूद थे। बहुत सारे एग्जैक्टली मौसर गुफ्तगू और बहुत इंफॉर्मेटिव थी, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे जो हम सबके क्लियर होने की जरूरत थी वैक्सीन को लेकर, तो डॉक्टर अब्दुल बारी ने वो भी क्लियर कर दी। इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि जानवर और इंसानों का ताल्लुक सदियों पुराना है। गुजरे ज़माने में दही तर्ज जो ज़िंदगी है उसमें हर इंसान का जानवरों के साथ किसी न किसी सूरत हाल में मेल जोल रहता था, और मौजूदा दौर में बात की जाए तो बहुत से लोगों के जो कह लें पेट्स रखने का शौक होता है। जानवरों से मोहब्बत और अच्छा बर्ताव करने के हवाले से हमारे दीन में भी अहकाम, बिल्कुल दीन में भी अहकाम मौजूद हैं, बल्कि हुकूक मौजूद हैं। और आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे बच्चे से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने 8 साल की उम्र में जानवरों से मोहब्बत, उनकी देखभाल के हवाले से किताब लिखी है। जी हाँ, 8 साल की उम्र है और 8 साल की उम्र में इन्होंने किताब लिखी है माइंड ब्लोइंग क्रिएचर्स के नाम से, और इट्स अबाउट ऑल द एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स का इसके अंदर जिक्र है। और इनके जहन में ये ख्याल कैसे आया इतनी छोटी सी उम्र में, कैसे की, ये एक बहुत दिलचस्प क्वेश्चंस भी हैं। और हाशिम जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट मोहम्मद हाशिम, उनसे इस हवाले से पूछ लेते हैं। हाशिम, वेलकम टू एक्सप्रेसो, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। वी वुड लाइक टू नो अबाउट दिस बुक, दैट हाउ यू गेट दिस आइडिया टू राइट दिस बुक, हाशिम? Assalamu alaikum. Good morning. My name is Muhammad Hashim, and now I'm gonna tell you about my book. I just love my book. It's purely about animals, and basically it has all the information about it, so people get an idea about what animal is this. So that's what my book is for, to help people know about it. And I put lots of land animals, birds, sea creature section inside it, so people know which category this animal belongs to, and what category this animal belongs to is very simple. Hashim, it's easy to how did you get understand. this idea to write the book about animals?
just to make people understand about animals, because very few people know about animals, as I said in number 1, because very few people know about animals. So I thought of an idea to just make a book to help that people understand about animals and what great features they have, that peregrine falcon can stoop, lions can run, and stuff like that, and more detail about it. So that's why I came up with the idea to make a book and make people understand about it, to understand about the animal much better. Impressive, Hashim, and I think this is the importance and significance, the way you're talking about the animals, this is the significance that they deserve. This is what I believe. Well, how much it took you, like how much time it took to write this book, and how many animals are there in this book, like what we can read about, tell us about this. Okay, now we're gonna know how much features. Okay, now I've been writing this book for about 1 year, almost 1 year, 1 year, and it has 78 different animals inside it. Now let's go to some examples. Land animals: lion, tiger, and elephant, and also musk ox. That's the for example. Now let's go to bird. Peregrine falcon, my favorite, European green woodpecker, and I also think there's harpy eagle and Philippine eagle. Wow. Sea creatures: orca, shark, megalodon, and dolphin. So almost it has all the animals. Exactly, Hashim. What is the message for kids in this book, and how to love animals? How did you tell the kids that we should love animals, we should work for them? Tell us about that as well. Okay, so basically, people and children are convinced because they're convinced by the superpowers of the animal. Like lions can run this fast, and snakes can slither this fast, and cheetahs can climb trees and stuff like that. They are convinced by the powers of the animal that they can do, that the powers of the animals can do. And the lesson for children in this book is that they have to save animals from extinction. Extinction means when an animal dies forever and their numbers hit 0. They have to save the animals from extinction. Don't let them die out, because that's the main role. Because saving animals is the real role and the goal for this book. Well, I think this is the kind of affection that every kid and in fact every human should have about the animals. I would like to know, do you have a pet, and how all this, love and affection created in yourself, when you thought to write a book, how all this happened? Okay, so I fall deeply in love with animals by hearing that they are in the verge of extinction, because lots of animals are going down every year, which made me so sad for the poor things. So that's why I fell deeply in love with animals, and that's why I want to save them. I do have pets. I have 2 cocktails and a red-billed green parrot named What an Pete. impressive effort by you at such a young and early age. Last but not the least, tell us why it is so important to love animals. A lot, a really lot, because I'll give you 2 reasons why. 1, because they're at the verge of extinction, as you already know, because lots of animals are going down every year, because that's why we should love animals, to save them from the verge of extinction. Second, because of their cool animal powers, like geckos can walk on walls without falling to the ground, and they can even walk on glass, which has nothing to hold on to, which is basically amazing. That's why we should love animals, because of their powers and because they're at the verge of extinction, which is even more important. Well, the message that you're giving, it seems like it should be our national policy or strategy, the way you are concerned with the animals. I think it's really impressive, Hashim. So do you have any plan to, write more books, sort of short stories for the kids, or to make a movie in future? What are your future plans, by the way?
Yes, a lot. I really want to make a video. I haven't made one yet. I really want to make my own channel when I grow up into a zoologist, a person who studies animals, and I also like to photograph animals. I will photograph and put them into one big video or movie. And yes, I do like filming animals, especially rare things that no person has seen before, like a lion battling. Well, people have seen that, but rare, and leopard battling, and a jaguar hunting, which is really rare, and spider monkeys trying to escape a predator. They are mostly in the trees, so they have no predators, so that would be very rare to see. So I like to film rare things about animals, and yes, I am planning to make my own channel and basically crush the dispute We of all are the myths, and actually basically looking make a forward to channel. that channel, Hashim. In the last, any message for the kids who are watching you right now? I would say push the boundaries of discovery and science. Just explore of different animals you have never seen, and basically go and see animals that you have never ever seen before. Save animals from extinction. And what I mean by that is that push the boundaries of discovery, which means try to discover a new animal that no one has seen before, and try to push the boundaries of science, which means that try to learn more about that animal and save it from the words of extinction, which you already know. Great, Hashim. Thank you so much for joining us in Expresso. What a great ideas you have, and I hope कि आप इसको जल्दी execute कर रहे हो और I आपकी would movie like भी to देखनी है और really books भी. wish his parents for the efforts they have made. I think the whole credit goes to them. The way he is, he got the research and the way he started writing the book. All credit to your parents as No well, doubt. and to you obviously. One cannot be more inspirational than you, Hashim. It's such a great honor to have you and such a great pleasure to have you. Keep writing and keep making us, We're proud. actually looking forward to your books and your short stories. Thank you so much. इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे. हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे. एक्सप्रेसो में बहुत कुछ है, आपने मिस नहीं करना. साथ रहिए. वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो. इमरान, वैसे नॉर्मली हम जब बाजार में जाते हैं ना, हम सोचते हैं हमने टमाटर सब्जियां सस्ते कैसे लेनी है, लेकिन आज हमारा साइंस एंड टेक का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. सस्ते लेके महंगे कैसे बेचने हैं महंगे कैसे बेचने. अच्छा, ये मुझे लगता है कि ये इंस्पिरेशन होगी. ये टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, Yes. वकार मलिक साहब डिस्कस करने जा रहे हैं, ये इंस्पिरेशन होगी उस एक वीडियो से जो कुछ अर्सा पहले हमने देखी, जिसमें एक साहब अपने टमाटर जो मंडी के अंदर नहीं बिके उनको नहर के अंदर बहा रहे थे, और वो बहुत बड़ी तादाद में, काफ़ी ज़्यादा तादाद में वो टमाटर थे, मिकदार में वो टमाटर थे जो कि वो गिरा रहे थे नहर के अंदर, और वो टमाटरों से मायूस नजर आते थे. तो उसमें मैं देख रहा था कि जहां लोग बहुत सारे उनके ऊपर अफसोस कर रहे थे कि वेरी सैड, वेरी बैड, वहीं पे कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि देयर शुड बी एन इनोवेटिव आइडिया कि आप इन टमाटरों को कैसे महंगा बेच सकते हैं. तो इसी ऐसे का है इनोवेटिव आज, आइडियाज ही हम लेके और आते हैं. इसी के हवाले से आज है हमारा सेगमेंट साइंस एंड टेक. तो आप देखें. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक. पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक नौजवान टमाटर के बहुत बड़े बड़े बैग जो हैं वो नहर में फेंक रहा था, और नफ्सियात के एक तालिब इल्म के तौर पे मैंने उस वीडियो को अज़राए हमदर्दी एक्चुअली तो शेयर किया था. उसकी वजह ये थी कि ये एक एंगर ड्रिवन एक्ट था, और जो भी एंगर ड्रिवन एक्ट होता है उसमें कोई आप अगली चीज़ तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इस तरह की कर सकते हैं. और ये ऑफ कोर्स कम इल्मी की वजह से था. अगर उस नौजवान को इल्म होता कि वो जो टमाटर नहर में फेंक रहा है वो कितना कीमती है, इस वक्त अगर वो 5 रुपए का नहीं बिक रहा उससे किलो, तो ये तो हो सकता है कि वो 400 बल्कि 1000 रुपये किलो बेच सकता है. सिर्फ वो कम इल्मी की वजह से वो उसको नहर की नज़र कर रहा है. हमारे साथ जो हैं एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके आर्टिकल्स पे अमल करके, जो आर्टिकल्स वो मुख्तलिफ मज़ामीन लिखते हैं ज़राअत के हवाले से, वैल्यू एडिशन के हवाले से, इससे लोगों ने मिलियंस कमाए हैं, अफराद ने मुख्तलिफ, लेकिन इनफरादी सतह पे हैं. अब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके आर्टिकल्स को लेके बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और हमारे साथ इब्ने फाजिल साहब मौजूद हैं. इब्ने फाजिल साहब, ये बताइए कि ये जो टमाटर उस नौजवान ने फेंके, तो ठीक है वो एंगर ड्रिवन था, ये सारा मामला था, नहीं फेंकने चाहिए थे, लेकिन उसको तो इल्म नहीं था, उसके पास तो वो तरबियत नहीं थी. हमारे जो 70% मसाइल या 80% मसाइल हैं उनका ताल्लुक लैक ऑफ नॉलेज से ही है. ठीक है. और उसके अंदर जो इससे भी ख़राब बात है वो ये है कि इल्म हासिल करने की जुस्तजू भी नहीं है. जुस्तजू भी नहीं है वो. लेकिन हम बहरहाल, हमारी ख्वाहिश है कि हम लोगों को इल्म दें. हमारे पास इल्म आएगा
तो हम मश्क करनी शुरू करेंगे, प्रैक्टिस करनी शुरू करेंगे और इंशाल्लाह इल्म और मश्क से दस्तयाब वसाइल से हम अपने बहुत से मसाइल हल कर सकते हैं। वाह जी, तो इसमें जो टमाटर है उसके लिए अगर आप जो उस बंदे ने किया या जो और लोग भी कर रहे हैं, इससे पहले भी कुछ तस्वीरें वायरल हुई सिंध में, तो उन सब के लिए गुजारिश ये है कि इंतहाई कम वसाइल में हम अपने घर में, अपने गांव में 2-4 लोग मिल के या अकेले इसको महफूज कर सकते हैं। ठीक है। अगर आज हम ये 5 रुपए किलो इसकी है तो 2 महीने बाद जब टमाटर की फसल ख़त्म हो जाएगी 200 रुपए तो किलो, उसके बाद ये जब राइस करेगी तो जो हमने वो टमाटर महफूज किया वो हमारा बहुत ही कारआमद है। तो इसमें अगर महफूज करने की बात करें तो मेजर इसकी 3 क्लासेस हैं। अच्छा ये सबसे पहले हम टमाटर को ड्राई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ड्राई करने के लिए एक बहुत ही कम कीमत से एक हम डिहाइड्रेटर, सोलर डिहाइड्रेटर बना सकते हैं या सोलर ड्रायर। इस पे कितनी कॉस्ट है तकरीबन? उसको आप पहले समझ लें कि वो डिहाइड्रेटर क्या है। वो एक झुग्गी है, जैसे झुग्गी नशीन होते हैं ना, जी जी। वो बांस की मदद से, कानों की मदद से, लोहे की मदद से, किसी भी चीज़ से एक आपने हट बनानी है। जी ठीक। हट के ऊपर आपने प्लास्टिक जो मोम जामा या प्लास्टिक शीट है वो लगा देनी। ठीक है जी। जब उसको हम बंद कर देते हैं, उसमें हवा का जो एंट्रेंस नहीं होती और सूरज की रोशनी पड़ती है, तो जो एटमॉस्फेयर से उसका टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री राइज कर जाता है। ठीक है। तो ये एक छोटी सी हट है। अभी हमने कल एक वो प्रैक्टिस कराई है, उस पर टोटल हमारी को 7,000 रुपये कॉस्ट आई है वो सारी हट बनाने पर। उसके अंदर हमने ये करना है कि हट के ऊपर हमने 2-3 छोटे फ़ैन लगा देने हैं, जो डीसी के 12 वोल्ट के फ़ैन, और एक प्लेट 3,000 रुपये की हम लेके आए थे सोलर प्लेट, वो हमने रख दी जहाँ बिजली नहीं है। वो सोलर प्लेट से वो फ़ैन चलते हैं, उसमें हल्का सा हवा का करंट जो है वो उसमें चलता रहता है। हवा का एक समझ लें एक साइकिल उसमें स्टार्ट हो जाता है। उसके अंदर हमने जो टमाटर हैं इनको कतले काट के अच्छा उस ट्रे के अंदर रख के, ट्रे बेशक लकड़ी की हो, गत्ते की हो, किसी भी चीज़ जो भी आपको आराम से दस्तयाब हो। ये जो घी के टीन होते हैं वो एक टीन 80 रुपए का आता है, उसको हम काट के 2 ट्रेज बना सकते हैं। ठीक है। उसके अंदर रख के हम उस डिहाइड्रेटर या सोलर डिहाइड्रेटर में उसको रख देते हैं और वो एरिया के हिसाब से, नमी के तनासब और टेम्परेचर के हिसाब से 3-4 दिन में वो ड्राई हो जाता है। ठीक है। उसके अंदर सारा मॉइस्चर ख़त्म हो गया। ठीक है। वो ड्राइड फॉर्म में पैक कर लें या उसको फिर आप घर वाला जो आपका ये ब्लेंडर, जूसर ब्लेंडर है, उसमें डाल के उसका पाउडर बना लें। दोनों सूरतों में उसको पैक कर दें, ये आपकी सेलेबल कमोडिटी बन गई। ठीक है। ये जो पाउडर है जब हंडिया में डालेंगे तो एग्जैक्टली वही टमाटर वाला टेस्ट देगा और इसकी स्मेल भी वही होगी। अच्छा, लेकिन इसके लिए एक फ़र्द को अगर वो अपनी उस सतह पर, इंफरादी सतह पर ये करना चाह रहे हैं तो यहाँ तक तो वो ठीक है कि बड़ी कम कास्ट में उसको वो ड्राई कर लेगा। जी। उससे जो नेक्स्ट एक प्रोसेस है वो है जिसमें वो पैकेजिंग टाइप, जिसमें उसने बाहर बेचना भी है, जी, तो वो एक अलग प्रोसेस होगा उसको। उसमें ये जो सबसे आसान तरीका है कि वो जो पॉलीथीन के जो बैग मिलते हैं, जिप बैग जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर वो एक्सीलेंट पैकिंग हो जाती है। अगर उससे थोड़ी बेहतर पैकिंग आपने करनी है तो उसके लिए 7 या 8 हज़ार रुपये का एक सीलर मिल जाता है। वो पॉलीथीन के बैग में उसको वजन करके डाल लें और उसके बाद उसको सील करते हैं। इसकी मार्केट मौजूद है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। लोगों में ये भी तो अवेयरनेस, वो कहेंगे नहीं जो ताज़ा टमाटर है वो तो ताज़ा टमाटर है। और ये सर इसमें ये है कि एक तो थोड़ी सी हमें अवेयरनेस की कैंपेन भी ज़रूरी है कि हम लोगों को बताएं कि उसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मार्केट मौजूद है। इसका अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो सेकंड ऑप्शन है जिसको हम टमाटो प्यूरी बोलते हैं या टमाटर पेस्ट बोलते हैं, हम लोग वो टमाटर पेस्ट यहाँ नहीं बनाते, हम इंपोर्ट करते हैं। अच्छा। पिछले साल हमने 70 करोड़ रुपए की टमाटो पेस्ट इंपोर्ट किया और अपने टमाटर हम नहर में फेंक रहे हैं। 70 करोड़ का हमने बाहर से वो पेस्ट मंगवाया और अपने टमाटर हम नहर में फेंक। जितने हमारे होटल्स हैं या जितने हमारी वो बड़े चेन्स हैं उन पे जितना वो यूज़ है टमाटो पेस्ट का ही ज़्यादा। उसके अलावा इवन ये जो केचप वगैरह बनाते हैं और हमें भी वो जो टिन से होते हैं जिसको टिन को आप काटते हैं वो बाहर से, जी वो बाहर से आते हैं क्योंकि हमारे पास। और इसको हमने ये किया है कि एक तो इसके लिए आप बहुत इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं, यानी 5 मिलियन 2 मिलियन की फैक्ट्री भी लग सकती है, लेकिन इसको हम 10-20 हज़ार में टमाटर पेस्ट भी बना सकते हैं घर में। ठीक है। लेकिन उसको आपने पैकेजिंग इस तरह करनी है कि उसमें हवा का दखल ना हो। वो मैं आपको बता देता हूँ सारा। पहले उसका जो बनाने का प्रोसेस है वो जैसे अभी मैंने बताया कि जी सोलर डिहाइड्रेटर है,
जो हम टमाटर लेंगे उसको हम किसी बर्तन में डाल के उसको हमने गर्म करना है। ठीक है। वो 15 से 20 मिनट का प्रोसेस है। जब वो नरम हो जाते हैं उसको हम ब्लेंड कर देते हैं। ठीक है। ब्लेंडर, घरेलू ब्लेंडर से, या एक मशीन है, छिलका उतार के? नहीं, मैं वो छिलका उसमें ही देगा। ठीक है। एक ब्लेंडर जो कमर्शियल है वो 15 से 18 हज़ार रुपए की मशीन है, उसकी मदद से 50 किलो टमाटर एट ए टाइम आराम से ब्लेंड हो सकता है। ब्लेंडिंग करने के बाद वो जब बिल्कुल पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर जाएगा उसको हमने छानने में, बड़े छानने में छान लेना। बीज और छिलका छानने में रह जाता है और जो प्योर उसकी वो पेस्ट है वो ड्रेन कर देती है। ये जो ड्रेन करती पेस्ट है इसके अंदर जो सॉलिड कंटेंट है या जो टमाटर के वो आप कह दें कि उसके जूस हैं वो 5-6% होता है। जो प्यूरी का टारगेट है वो हमारा है 25 से 30%। तो हम क्या करते हैं, हम एक ट्रे में 5 किलो प्यूरी डाल दी, वो हमने सोलर डिहाइड्रेटर में रख दी। 2 दिन में उसमें से इतना पानी उड़ जाता है कि वो पीछे जो है वो पेस्ट तैयार हो जाती है। तो इसके लिए कोई मतलब बहुत बड़ी मशीनरी, कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। सिर्फ 20-25 हज़ार रुपए में एक किसान अपना ये सारा सिलसिला बना सकता है, सेटअप लगा सकता है, पूरा सेटअप लगा सकता है। बल्कि अच्छा, वो तो है, अगर जो किसान 20-25 हज़ार में ये सेटअप लगा देगा वो तो उसकी तो कोशिश होगी कि ये टमाटर इस फॉर्म में बेची नहीं। बिल्कुल, जब इस हालत में आ गए तो क्या जरूरत है उसको बेचने की। तो महंगा करके बेचेगा। बिल्कुल महंगा करें। सर, अगर आप सिर्फ टिन फूड की बात करते हैं तो सिर्फ 2 मुल्क जो हैं, एक थाईलैंड और एक फिलिपाइन, इनकी टिन फूड की जो सालाना एक्सपोर्ट है 8 अरब डॉलर की है। और हम खुद एक एग्रीकल्चरल मुल्क हैं और हमारा जो 40% फ्रूट है ना सर, वो वेस्ट हो जाता है। और उससे भी हैरानी की बात यह है कि जो टिन फूड बनाने वाला टोटल सिलसिला है ना, उसकी कीमत सिर्फ 1 लाख रुपए है। यानी कोई बहुत बड़ा $1 मिलियन का प्लांट नहीं है। इसको डोमेस्टिक इंडस्ट्री के तौर पे हम घरों में लोगों को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, हम उनको सिखा सकते हैं और वो अपने घरों में उसको सीज़न में पैक करें और उसके बाद जो है उसकी सेल हो। बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि जो हमारे खुबानी और आड़ू और सेब है, मिडल ईस्ट और पूरी दुनिया को हम एक्सपोर्ट करें। जी हाँ, और उस लेकिन स्टैंडर्ड की वैल्यू एडिशन टिन फूड की फॉर्म में। एग्जैक्टली। ये बहुत ही ज़बरदस्त आपसे ये बातचीत का सिलसिला जो है ये इस तरह जारी रहेगा। मतलब मुख्तलिफ हमारे यहाँ जो फल हैं, हमारे यहाँ सब्जियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम उसकी वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं, उससे पैसा कैसे कमा सकते हैं, और बहुत कम सरमाया से, बहुत कम भी नहीं है। और इस पर हम यकीनन अपने आपके साथ बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे। देखते रहिए साइंस एंड टेक। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ हिना नियाजी और आप लोग देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाजरीन, आज मेरा पाकिस्तान के साथ मैं शाही कला लाहौर में सिख गैलरी में मौजूद हूँ। ये एक ऐसी गैलरी है जहाँ सिख सरदारों और शहजादों की तस्वीर आवेज़ा हैं। इस गैलरी को शहजादी बम्बा कलेक्शन भी कहा जाता है। आइए चल के करते हैं इस खूबसूरत सी गैलरी की सैर। और इस वक्त हमारे साथ इस सिख गैलरी में याया सिकंदर मौजूद हैं, जो हमें बताएंगे कि ये गैलरी कब बनी, किसने इसकी बुनियाद रखी। अस्सलाम वालेकुम याया, कैसे हैं आप? क्या हाल है? ठीक है, मैं ठीक हूँ। इस गैलरी की बुनियाद 1965 में रखी गई थी और इस गैलरी को सिख गैलरी कहा जाता है। लेकिन इसका एक और नाम भी है, इसे प्रिंसेस बम्बा का नाम भी दिया गया है। हाँ जी। क्योंकि जो कलेक्शन इस गैलरी में डिस्प्ले की गई है वो प्रिंसेस बम्बा द ग्रैंड डॉटर ऑफ महाराजा रणजीत सिंह, उनसे ली गई थी। अच्छा याया, जब मैं इस गैलरी में एंटर हुई तो एक ऐसी चीज़, एक ऐसी पेंटिंग जिसने आते ही मेरी अटेंशन जो है वो ग्रास्प की, वो है ये पेंटिंग। इट्स ब्यूटीफुल और ये इतनी जाइगैंटिक, इतनी बड़ी पेंटिंग है, मतलब दिस इज़ अ मास्टरपीस। आई वाज वंडरिंग कि ये बनाई किसने है, किस तरह से ये बनाई गई होगी, मतलब इट्स ह्यूज। इसके बारे में हमें कुछ बताएं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, दिस इज़ द मास्टरपीस। ये पिक्चर जो है ना, ये एक वेल नोन, अ वेरी रिनाउंड हंगरियन आर्टिस्ट ऑगस्ट शाफे, उसने ये पेंटिंग बनाई थी। अच्छा। और इस पेंटिंग में आपको जो सीन डिपिक्ट करके दिखाया जा रहा है वो महाराजा रणजीत सिंह शीश महल के बाहर एक अट तरह है, वहाँ पे एक अदालत लगाए हुए हैं अपनी और लोगों को सुन रहे हैं और फैसला कर रहे हैं। दिस इज़ द ऑयल पेंटिंग। ओके, ऑयल पेंटिंग ऑयल है। पेंटिंग। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस पेंटिंग को ये जो दरमियान से बनाया कैसे होगा, मतलब ये तो हमारे साइज से भी बड़ी पेंटिंग है। जी बिल्कुल। तो किस तरह से बनाया गया होगा, ये जो बीच की डिटेलिंग है, सारा कुछ कैसे पॉसिबल होता है इतनी बड़ी पेंटिंग बनाना? मुख्तलिफ सेगमेंट्स में बने, पार्ट्स में बनी, उसके बाद इसे असेंबल कर दिया गया। अच्छा, इसको जोड़ा गया जी, है? असेंबल किया गया। ओके, यहाँ व्यूअर्स के लिए एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात हम बताना चाहेंगे कि ये एक बड़ी पेंटिंग एक साथ नहीं बनाई गई कैनवस पे, बल्कि इसके डिफरेंट पीसेस में इसको बनाया गया, उसको असेंबल किया गया। और इसमें जो लोग दिखाए गए हैं वो रियलिटी बेस हैं। आप हर
आदमी की रियल शक्ल दिखाई गई है। ये नहीं है कि Expressions और- हाँ, फिक्शनल कैरेक्टर्स नहीं है इसमें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इतनी बड़ी पेंटिंग को, इतने बड़े मास्टरपीस को प्रिजर्व करना, रेस्टोर करना कितना मुश्किल होता है आप लोगों के लिए? जी जी बिल्कुल, इसे रिस्टोर करना, आपको पता तो है कंजर्वेशन इज़ अ वेरी टेक्निकल थिंग। Technical। और ये आम रेस्टोरेशन नहीं होती, ये बड़ा इसमें टेक्निकलिटीज़ शामिल होती हैं। बिल्कुल। और बहुत डेलिकेसी के साथ, बहुत एहतियात के साथ हम इसे टच करते हैं, इसे रिस्टोर करते हैं। बेसिकली ऑयल पेंटिंग्स को प्रिजर्व करने के लिए हमें ज़्यादातर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना होता है कि जी वो इसे इफेक्ट ना करें। अच्छा, तो फिर आप लोग इसको दोबारा से रीपेंट भी करते हैं अगर थोड़ा बहुत कोई मसला आ जाए पेंटिंग में? जी, अगर इसमें मसला आ जाए तो बेसिकली एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ता है, क्योंकि ये हंगरियन ने बनाई है, तो इसीलिए हमारा एक प्रोजेक्ट अच्छा, चल यहाँ रहा है। पाकिस्तान के आर्टिस्ट इसको दोबारा से ठीक नहीं कर सकते? यहाँ पे हमारे पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं है। एक्सपर्टीज नहीं है, क्योंकि वो जो डिटेलिंग जी। है, वो जो छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स हैं, वो बिल्कुल। वही बना सकता है जो ये काम अच्छे से जानता बिल्कुल सही कह है। रहे हैं। अच्छा ठीक है, नीचे यहाँ पर कुछ तस्वीर हैं, इनके बारे में भी बताइएगा। एक्चुअली ये जो तस्वीर हैं ये बड़ी पेंटिंग के ही कुछ पार्ट्स हैं। अच्छा। और इसमें बताया गया है कि जी जो लोग हमें वहाँ पे नज़र आ रहे हैं उन पे नंबरिंग लगा के उन कैरेक्टर्स के नाम लिखे गए हैं कि जी कौन सा कैरेक्टर क्या है, ताकि क्या जब हिस्ट्री के स्टूडेंट्स यहाँ पर आए जी। तो उनके लिए आसानी हो, जिन बिल्कुल। लोगों को दिलचस्पी है कि ऐसे हमारी ही। हिस्ट्री क्या है या कौन लोग तब थे, उनके लिए यहाँ पर सेपरेट डिटेल्स भी मौजूद हैं। जी। कमिंग टू द नेक्स्ट पेंटिंग, इसके बारे में भी कुछ बताएं। इट्स ब्यूटीफुल। जी, ये पेंटिंग जो है ये दिलीप सिंह की पेंटिंग है। दिलीप सिंह द सन ऑफ रंजीत सिंह, इसका चाइल्डहुड पीरियड डिपिक्ट किया गया इस पेंटिंग में। क्यूट, वेरी Yeah. क्यूट। चलें जी, अब आप हमें कौन सी पेंटिंग दिखा रहे हैं? नेक्स्ट पेंटिंग, ऑल राइट। ये पेंटिंग जो है ये भी दिलीप सिंह की ही पेंटिंग है। वहाँ पे हमने उसका चाइल्डहुड देखा था, Childhood यहाँ पे हमने उसकी यूथ एज देख रहे हैं। इट शोज द कल्चर ऑफ दैट। कल्चर ऑफ दैट टाइम, बिल्कुल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेंटिंग, नेक्स्ट पेंटिंग, ये किसकी है जी? दिस द पेंटिंग ऑफ बहादुर शाह जफर, लास्ट मुगल किंग, लास्ट अमंग द लास्ट मुगल किंग्स। ओके, ब्यूटीफुल। अच्छा, सारी चीज़ें इस पेंटिंग में बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन एक चीज़ जिसने मेरी अट्रैक्शन फिर से जो है ना और अटेंशन जो है ना वो ग्रास्प की है, दैट इज़ ज्वेलरी। और वो रॉयल जो ड्रेस है ना, वो बता रहा है कि भाई वाकई किस एरा का ये ड्रेस है। और मैं आपको इस चीज़ की इस पिक्चर की स्पेशलिटी बताऊं कि ये पिक्चर भी जिस तरह द मास्टरपीस मेड बाय ऑगस्ट शाफे, renowned artist of Hungary। वेरी नाइस। वो जो उसकी डिटेलिंग है ना, ऐसे लग रहा है कि वाकई में ये इधर हैंग हुए हुए हैं। ये जो ऑर्नामेंट्स इन्होंने पहने हुए हैं, ज्वेलरी के पीसेस हैं, वो लग रहा है। और जो हाथ की जो डिटेलिंग है, जो रिंकल्स हैं हाथ के ऊपर, वो इतनी बारीकी और नफासत से दिखाई गई हैं। कमेंडेबल, खूबसूरत, वेरी नाइस। अब इन पेंटिंग्स के बारे में भी बताएं। दे आर द सन ऑफ बहादुर शाह जफर। All ये right, बेटे थे बहादुर शाह जफर के। एक का नाम था शहजादा जवान बख्त और दूसरे का नाम था मिर्जा मुगल। और ये पेंटिंग्स भी ऑगस्ट शाफे की बनी हुई हैं। ऑयल पेंटिंग्स हैं। उफ, ये कितना खूबसूरत है। दिस इज क्वाइट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। जो ऊपर देख रही हैं पिक्चर वो है जी द व्यू ऑफ द कलकत्ता सिटी, ठीक है। एंड द बिलो वन इज द व्यू ऑफ बनारस। ब्यूटीफुल, अमेजिंग। मैं तो एक नेचर लवर हूँ और मुझे जितना नेचर से प्यार है, तो यहाँ पे जो नेचर इमेजरी है, नेचर को जिस तरह से डिपिक्ट किया गया है, जो क्लाउड्स का कलर है, इट्स ब्यूटीफुल, जबरदस्त, खूबसूरत। अच्छा याया, मुझे ये बताएं कि ये सारी पेंटिंग्स इस सिख गैलरी में आई कैसे? ये जो सारी पेंटिंग्स हैं ना, ये तकरीबन ऑलमोस्ट यूरोपियन आर्टिस्ट ने बनाई हैं और तकरीबन मिड 19th सेंचुरी में ये यहाँ पे मूव की गई। अच्छा, ओके। दिस इज अ मिनिएचर। मिनिएचर पेंट। जो पेंटिंग में जो बंदा दिखाया गया है वो नौनिहाल सिंह है। ही इज द सन ऑफ खड़क सिंह। ही इज फ्रॉम द डिसेंडेंट ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। ऑल राइट, ओके, नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। और इसके नाम- यहाँ पे एक मुझे बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग नजर आ रही है। एक ऐसी कंपोज्ड और रिलैक्स पोस्चर में खातून मौजूद है। इनके बारे में बताएं, कौन है ये और ये किसकी पेंटिंग है? जिस बिल्डिंग में हम खड़े हैं, दिस इज कॉल्ड द रानी जिंदा हवेली। ओके, ये है रानी जिंदा, ओके, जो ये कि है यहाँ रानी रहा जिंदा। करती थी, यहाँ रहती थी जो कि। अब हम जाएंगे इस तरफ। ये बताएं, ये क्या है? ये भी दिलीप सिंह का ही मुजस्समा है। अच्छा, ये उस वक्त बनाया गया जब उनकी एज 18 साल थी। अच्छा, ओके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मौसम कितना असरअंदाज होता है इस तरह के मुजस्मों पे या तस्वीर जो यहाँ पर लगी हुई हैं? टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंटीक्विटीज़ हैं ये सब, तो ऑयल पेंटिंग्स हैं। यहाँ पे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल जो है ना, दैट इज़ द प्राइम
इम्पोर्टेंस। उसके बगैर तो ये चीज़ें प्रिजर्व हो ही नहीं सकती। अच्छा, तो फिर यहाँ पर क्या क्रॉस वेंटिलेशन होती है, क्या किस तरह से इनको कूल रखने की कोशिश की जाती है? एयर कंडीशंस लगे हुए हैं, एग्जॉस्ट लगे हुए हैं। अच्छा ठीक है, ये तो हमने बात कर ली इस मुजस्मे की। अब चलते हैं इस पेंटिंग की तरफ, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। जी, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स इन दिस गैलरी। ये पेंटिंग जो है इसे गोल्डन टेम्पल ऑफ अमृतसर कहा जाता है, और ये पेंटिंग जो है वो भी ऑगस्ट शॉफे ने बनाई है। अच्छा, वेल नोन इनकी बहुत सारी पेंटिंग्स इस सिख गैलरी में मौजूद हैं। जी, दिस इज़ द सिल्वर मॉडल ऑफ महाराजा रणजीत सिंह सिटिंग ऑन एलिफेंट। ब्यूटीफुल विंटेज एंटीक पीस, जी। लुक एट द अम्ब्रेला, और जो उनके हाथ में वो स्वॉर्ड उन्होंने पकड़ी हुई हैं, जो उन्होंने वो हॉर्सेस बनाए हुए हैं इतने खूबसूरत। मैं सोच रही हूँ मेटल से बनाना तो एक महारत से कोई कम चीज़ नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं आप कि जी इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार है। थैंक यू सो मच याया सिकंदर, मेरी नॉलेज में तो बहुत इजाफा हुआ है। आई एम श्योर आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। दिस वाज ऑल फ्रॉम मेरा पाकिस्तान। कीप वॉचिंग एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मौसम की। तो लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी अपने जोरों पर है। ऐसे में हाँ, लेकिन अभी भी गर्मी की शिद्दत तो है। ऐसे में लोड शेडिंग भी अवाम की सब्र का इम्तिहान लेने लगी है। गुज़िश्ता रोज़ बात की जाए पंजाब के कई शहरों में गर्द आलूद हवाओं से मौसम खुशगवार हुआ। आज सुबह बारिश भी हुई, गर्मी का जोर कुछ कम हुआ, और हल्की की बारिश के बाद आज मौसम कैसा रहेगा ये भी हम जानेंगे। ऐसा लगता है महकमा मौसमियात महकमा मौसमियात से भी हमारे साथ है, मसला नहीं है, घबराना नहीं है। रवां साल जी मुल्क भर में गर्मी का नया रिकॉर्ड कायम होने वाला है, ये कहा जा रहा है, खबरें आ रही हैं और सुन रहे हैं हम, क्या ऐसा होगा या नहीं, इसी पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ सरदार सरफराज साहब मौजूद हैं जो कि महकमा मौसमियात के डायरेक्टर हैं, उनसे ज़रा पूछ लेते हैं। सरदार साहब गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आई होप कि अच्छे हैं। मौसम का हमने जो हमारी अपनी आंखों से नज़र आ रहा है वो तो पिछले कल शाम से और आज अच्छा ही लग रहा है, लेकिन मुस्तकबिल क्या है, जून कैसा होने वाला है हमारे लिए? जी बहुत शुक्रिया। देखिए आपने जो गर्मी की बात की तो मई और जून, ख़ासकर जून का महीना जो ज़्यादा गर्म होता है आपके पंजाब के लिए, जो साउथ पंजाब और फिर होते होते अपर पंजाब यानी सेंट्रल पंजाब तक का जो इलाका है, इसमें गर्मी पड़ती है। और उसी गर्मी के नतीजे में ये होता है कि शाम में ये कुछ लोकल डेवलपमेंट होती है, कुछ अरेबियन सी से मॉइस्चर मिलता है उसको। तो ये जो आंधी चली और बारिश हुई, अभी ये स्पेल जो है ना वक्फे से रहेगा 3 से 4 दिन तक, यानी ये एटलीस्ट 5 या 6 जून तक वक्फे से चलेगा। आज फिर चांसेस हैं, अभी भी लाहौर में जैसे सुबह बारिश हुई है और इस वक्त बादल मौजूद हैं। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और सरगोदा तक फैले हुए इस एरिया में बादल मौजूद हैं, वहाँ बारिश होती रहेगी वक्फे से। और शाम में फिर चांसेस हैं ये सिलसिला नीचे उस तक फैल सकता है, साउथ पंजाब के यानी बहावल नगर और बहावलपुर के कुछ इलाकों तक। और ये ख़ासकर इसमें हीटिंग का कंट्रीब्यूशन होता है, तो ये शाम का जो आफ्टरनून के बाद डेवलपमेंट होती है उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अगले चंद दिनों में भी यानी 5 और 6 जून तक ये चांसेस हैं। अच्छा, ठीक है। तो ओवरऑल बात की जा रही थी कि ये जून का महीना ये ओवरऑल गर्मी का एक रिकॉर्ड बनेगा, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि 5 से 6 जून तो होगा, बट स्टिल अभी जो हमने आज सुबह एक अनएक्सपेक्टेड सी बारिश देखी, कल जितनी गर्मी थी उसके बाद आंधी तूफान भी आया, सो क्या आप फर्दर अपडेट्स हैं इस हवाले से? जी देखिए, रिकॉर्ड बनने की बात तो खैर कबल अज़ वक्त नहीं की जा सकती, लेकिन आपको पता है कि एक फैक्टर ग्लोबल वार्मिंग का भी होता है। तो हर साल गर्मी की शिद्दत में थोड़ा थोड़ा करके बतदरीज इजाफा ही हो रहा है। लेकिन मैंने आपसे अर्ज़ किया जैसे कि मई और जून दोनों गर्म तरीन महीने होते हैं, खासकर हम कराची में बैठे हैं तो कराची और सिंध का जो एरिया है। ठीक है, इसी तरह। अच्छा सरदार साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पानी की मिकदार के हवाले से है। ओबियसली क्योंकि उसका ताल्लुक ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से है और ग्लेशियर मेल्ट होने का ताल्लुक टेम्परेचर से है, तो वो आपका सब्जेक्ट बन जाता है। पिछले कुछ दिनों में दरियाओं में पानी कम आ रहा था, जिसकी वजह से पानी की तकसीम पे आपको मालूम है बड़ा सिंध पंजाब के दरमियान एक बहस भी चल रही है। तो ये ग्लेशियर्स अब प्रॉपर्ली मेल्ट होना शुरू हो गए। कल कहीं मेरी नज़र से खबर गुजरी कि कुछ 18-20% सूरत हाल बेहतर हुई है दरियाओं में। तो कब तक ये ग्लेशियर्स प्रॉपर्ली मेल्ट होंगे और दरिया बेहतर होंगे या हो गए हैं? ज़रा इस हवाले से भी आगाह कर दीजिए। जी देखिए, जो आपके 2 बड़े रिजर्वायर्स हैं बंगला और तरबेला, उनमें बहुत कम नीचे चला गया था जो पानी का लेवल होता है, यानी डेड लेवल के करीब तकरीबन पहुंच गया था। उसकी वजह यही थी कि ग्लेशियर्स यानी नॉर्दर्न एरियाज़ के जो हमारे जीबी और उधर चित्राल साइड के जो ग्लेशियर्स हैं उनके ऊपर
उस एरिया में टेम्परेचर इतने हाई नहीं गए अभी तक, यानी लो टेम्परेचर रह रहे थे। अब बदतरीन टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ग्लेशियर मेल्ट ज़्यादा होंगे, और एक्चुअली वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आती है, जो मगरबी हवाओं का सिलसिला होता है, तो नॉर्दर्न एरियाज़ में ज़्यादा इफेक्ट होता है उनका, तो उसकी वजह से वहाँ क्लाउडीनेस ज़्यादा रही है और गर्मी की अच्छा, शिद्दत ये दो बड़े दिलचस्प फैक्टर हैं। एक जानिब हमें ज़्यादा टेम्परेचर्स चाहिए उन नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर ताकि ग्लेशियर्स मेल्ट और पानी की कमी पूरी हो, लेकिन दूसरी जानिब जो ही उधर टेम्परेचर राइज करते हैं तो इन जो मैदानी इलाके हैं या सेंट्रल पंजाब के इलाके हैं, सिंध के इलाके हैं, यहाँ पे टेम्परेचर इतने राइज कर जाते हैं कि गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है और जो वाटर लेवल है ज़ेर ज़मीन वो नीचे चला जाता है, लोगों के लिए मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो ये डिसबैलेंस महज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सरफराज साहब, या फिर इसका कोई और साइंटिफिक रीज़न है? नहीं, ग्लोबल वार्मिंग का डिसबैलेंस से इतना कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन असल में पाकिस्तान का जो अब जोग्राफिकल एक तरह से वो है ना स्ट्रक्चर है, समझ लें कि उसकी जो उसकी ओरिएंटेशन है साउथ से लेके नॉर्थ तक, यानी साउथ में अभी आप देखेंगे 50 डिग्री टेम्परेचर जैकोबाद सिब्बी इन एरियाज में 50 के आसपास चल रहा है। बिल्कुल नॉर्थ में चले जाएं तो वहाँ अभी भी मेरे ख्याल में मैक्सिमम टेम्परेचर भी 10-12 से ऊपर और बर्फ पड़ी हुई है कुछ पहाड़ों में। तो ये जी बिल्कुल कुदरती तौर पे ग्रेडियंट यानी क्लाइमेटिक ग्रेडियंट इतना ज़्यादा है कि साउथ से लेके नॉर्थ तक बहुत ज़्यादा इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। तो बैक वक्त आपको दोनों चीज़ें, यानी उधर नॉर्थ में ग्लेशियर्स को पिघलने के लिए आपको हाई टेम्परेचर्स दरकार होते हैं और नीचे गर्मी ज़्यादा पड़ रही होती है तो लोग ऑफ कर रहे होते हैं कि जी टेम्परेचर्स कम होने चाहिए। तो ये कुदरती एक चीज़ है। ठीक है, चले जरा आप आपके शहर की बात कर लेते हैं। वैसे तो हम सबका ही शहर है पाकिस्तान का, कराची सबसे बड़ा शहर है। कराची के अंदर इस वक्त मौसम तब्दील हुआ है, पिछले कुछ दिनों में हमें मालूम है बड़ी गर्मी रही है, तो कराची के लिए अगला आने वाला मौसम कैसा है? क्या वो जो एक स्पिन होता रहता है मौसम वो होता रहेगा, या एक कराची टाइप का मौसम हमें आने वाले दिनों में मिलेगा? इस हवाले से बताइएगा। जी, कराची का मौसम अब कदरे बेहतर है, यानी अब टेम्परेचर 36-37 की रेंज में चल रहा है आजकल, और मई का अब जून शुरू हो गया आज से, तो जून और मई दोनों गर्म तरीन महीने होते हैं। यानी अगर आप एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो 35.5 35.4 होता है इस तरह से, लेकिन उसके साथ साथ इन दिनों में नमी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ 50 से 60% औसतन नमी चल रही होती है, तो अगर आपको 50-60% नमी के साथ 36-37 टेम्परेचर होता है तो वो फील लाइक 40-42 तक चला जाता है, तो इसकी गर्मी लोगों को फील ज़्यादा होती है, लेकिन वो हीट वेव वाली कंडीशन नहीं है अभी आगे चंद दिन तक। ठीक है, वो जो हमने पहले एक्सपीरियंस किया वो चीज़ नहीं होने जा रही है। आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और बहुत सारी हमारी फसलें हैं, ओबियसली उनका ताल्लुक बराह रास्त मौसम से है, तो ये जो आप अगले कुछ दिनों में हमें आंधी तूफान की सी सूरत हाल फेस अगर हम कर सकते हैं या बारिश की, तो इसका कोई इम्पैक्ट हमारी फसलों के ऊपर भी आप देख रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव? इस हवाले से अगर कुछ बता पाए हमें। जी देखिए, जब तेज़ आंधी चलती है तो जाहिर है उसमें अब इलाकों में जैसे केपी के इलाके, वहाँ पर तो बिल्कुल गंदम की फसल की कटाई जून के इन दिनों में होती है, और वहाँ की फसलों को जैसे फल भी हैं तो उनको नुकसान पहुँचता है तेज़ आंधी चलने से। तो ये है, कल भी जो तेज़ आंधी चली है उसमें कई इलाकों में ये हुआ है कि गंदम की फसल को भी नुकसान पहुँचा है और फल फ्रूट जो थे उनको भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। तो ये खदशा तो रहता है इन हीटिंग के दिनों में, यानी ये जून में ऑन एंड ऑफ ये सिलसिला रहता है। जी ठीक है, बिल्कुल सरदार साहब, बहुत शुक्रिया जी, आपने हम डिटेल में इस हवाले से आगाह किया। बिल्कुल, और इस हवाले से मौसम की सूरत हाल भी हमें डिटेल में पता लगी। अब हम बात करने वाले हैं नगमा निगार, शायर, सहाफ़ी और अदीब रियाजुर रहमान सागर की, जिनकी आज 8वीं बरसी बनाई जा रही है। रियाजुर रहमान सागर साहब 1 दिसंबर 1941 को भारतीय शहर भटिंडा में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद उनकी फैमिली मुल्तान शिफ्ट हो गई। उन्होंने लाहौर में बतौर सहाफ़ी अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया। रियाजुर रहमान सागर साहब की तहरीरों में एहसासात, जज्बात, मुशाहिदात और तजुर्बा सब कुछ देखने को मिलता है। और ये वो वक्त होता था जब जो लिरिकल वैल्यू होती थी गानों की, उस पर बड़ा फोकस किया जाता था, शायरी के ऊपर, लिरिक्स के ऊपर। अब तो बस मोस्टली जोड़ दिए जाते हैं, कुछ अच्छे लिखने वाले अपनी बड़े अजीबोगरीब गाने आ रहे हैं इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। अच्छा जी, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो में बहुत कुछ है, गेस्ट भी हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत होते हैं और कोशिश होती है कि जो भी मौज़ूआत ऐसे जो कि आपकी डेली लाइफ में आपको भी हेल्प आउट कर सके उनको भी शामिल किया जाए, इन्फॉर्मेटिव होने चाहिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों में मईशत के हवाले से हमने देखा है कि अच्छी खबरें आ रही हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, हुकूमती हल्कों से मईशत तरक्की करने की खबरें हो, पाकिस्तान की आलमी मंडियों में रसाई हो। इस वक्त ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी मईशत आलमी मंडी में अपने कदम मजबूत कर रही है। कुछ रोज़ कबल हुकूमत ने नौजवानों को एक बड़ी खुशखबरी सुनाई और वो दुनिया की सबसे बड़ा जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है अमेजॉन, उसके हवाले से थी, जिसकी पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर शमूलियत सामने आई है। ई कॉमर्स सेक्टर के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। अब पाकिस्तानी ताजिर जो अपनी मसनूआत हैं उसको अमेजॉन के जरिए पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बेच सकते हैं। बिल्कुल, ताहम पाकिस्तानी ताजरों को शदीद इससे कोई खास फायदा हासिल ना हो सके, क्योंकि ऑनलाइन अदायगी का सबसे जो महफूज जरिया समझा जाता है वो है पेपॉल, जो कि पाकिस्तान में अभी काम नहीं कर रहा। पेपॉल के हवाले से आपको पता है एक मालियाती टेक्नोलॉजी कंपनी है जो अपने सार्फिन को आसानी से ऑनलाइन रकम का जो तबादला करने की इजाज़त देती है, और ये तकरीबन ये कंपनी 190 से ज़ायद ममालिक में काम कर रही है और दुनिया भर में मिलियन की तादाद में इसके सार्फिन है। एक्सट्रीम कॉमर्स के बानी ने पाकिस्तान में पेपॉल को सोशल मीडिया पर लाने के लिए एक मुहिम का, एक कैंपेन का आगाज किया, और उसमें जो पाकिस्तानी शहरी हैं वो सिटीजन पोर्टल ऐप पर शिकायत दर्ज करने की दरख्वास्त की गई है। उनकी जानिब से उनका कहना है कि जो फ्रीलांस कम्युनिटी है ऑफ पाकिस्तान है उसकी जानिब से शिकायत दर्ज करना चाहता हूँ। हम सब चाहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान पेपॉल के साथ बातचीत का आगाज करे, और इसी हवाले से वो आज हमें ज्वाइन जी बिल्कुल ज्वाइन करें। हमारे साथ हाफिज अहमद मौजूद हैं जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। इस इनिशिएटिव की बुनियादी वजह क्या है, क्या इससे पहले ऐसी किसी इनिशिएटिव से उनको फायदा हुआ है? सिटीजन पोर्टल एक इफेक्टिव मीडियम तो है। हाफिज अहमद से ही हम बात कर लेते हैं। अहमद, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे और फिर हमने बड़े इनोवेटिव आइडियाज आपके साथ डिस्कस भी किए और इन्फॉर्मेशन भी ली, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूवर्स तक भी पहुंचे। सबसे पहले तो ये जो इनिशिएटिव आप लेना चाह रहे हैं कि हम सिटीजन पोर्टल के ऊपर जो मुख्तलिफ लोग हैं वो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहें कि वो अमेजॉन से बात करें। कुछ अमेजॉन के वाले से खबरें आई भी थी, असद उमर साहब की ट्वीट मुझे याद आ रही है कि शायद उन्होंने की थी, तो कुछ डेवलपमेंट्स हुई भी थी। ये क्या लाया अमल है जो आप अपनाने जा रहे हैं, इसका क्या फायदा होगा और कितनी देर तक हो सकता है? अच्छा, इसमें पहले एक चीज़ है कि हम वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत होते हैं और कोशिश होती है कि जो भी मौज़ूआत ऐसे जो कि आपकी डेली लाइफ में आपको भी हेल्प आउट कर सके उनको भी शामिल किया जाए, इन्फॉर्मेटिव होने चाहिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों में मईशत के हवाले से हमने देखा है कि अच्छी खबरें आ रही हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, हुकूमती हल्कों से मईशत तरक्की करने की खबरें हो, पाकिस्तान की आलमी मंडियों में रसाई हो। इस वक्त ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी मईशत आलमी मंडी में अपने कदम मजबूत कर रही है। कुछ रोज़ कबल हुकूमत ने नौजवानों को एक बड़ी खुशखबरी सुनाई और वो दुनिया की सबसे बड़ा जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है अमेजॉन, उसके हवाले से थी, जिसकी पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर शमूलियत सामने आई है। ई कॉमर्स सेक्टर के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। अब पाकिस्तानी ताजिर जो अपनी मसनूआत हैं उसको अमेजॉन के जरिए पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बेच सकते हैं। बिल्कुल, ताहम पाकिस्तानी ताजिरों को शदीद इससे कोई खास फायदा हासिल ना हो सके, क्योंकि ऑनलाइन अदायगी का सबसे जो महफूज जरिया समझा जाता है वो है पेपॉल, जो कि पाकिस्तान में अभी काम नहीं कर रहा। पेपॉल के हवाले से आपको पता है एक मालियाती टेक्नोलॉजी कंपनी है जो अपने सार्फिन को आसानी से ऑनलाइन रकम का जो तबादला करने की इजाज़त देती है, और ये तकरीबन ये कंपनी 190 से ज़ायद ममालिक में काम कर रही है और दुनिया भर में मिलियन की तादाद में इसके सार्फिन है। एक्सट्रीम कॉमर्स के बानी ने पाकिस्तान में पेपॉल को सोशल मीडिया पर लाने के लिए एक मुहिम का, एक कैंपेन का आगाज किया, और उसमें जो पाकिस्तानी शहरी हैं वो सिटीजन पोर्टल ऐप पर शिकायत दर्ज करने की दरख्वास्त की गई है। उनकी जानिब से उनका कहना है कि जो फ्रीलांस कम्युनिटी है ऑफ पाकिस्तान है उसकी जानिब से शिकायत दर्ज करना चाहता हूँ। हम सब चाहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान पेपॉल के साथ बातचीत का आगाज करे, और इसी हवाले से वो आज हमें ज्वाइन जी बिल्कुल ज्वाइन करें। हमारे साथ हाफिज अहमद मौजूद हैं जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। इस इनिशिएटिव की बुनियादी वजह क्या है, क्या इससे पहले ऐसी किसी इनिशिएटिव से उनको फायदा हुआ है? सिटीजन पोर्टल एक इफेक्टिव मीडियम तो है। हाफिज अहमद से ही हम बात कर लेते हैं। अहमद, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे और फिर हमने बड़े इनोवेटिव आइडियाज आपके साथ डिस्कस भी किए और इन्फॉर्मेशन भी ली, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूवर्स तक भी पहुंचे। सबसे पहले तो ये जो इनिशिएटिव आप लेना चाह रहे हैं कि हम सिटीजन पोर्टल के ऊपर जो मुख्तलिफ लोग हैं वो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहें कि वो अमेजॉन से बात करें। कुछ अमेजॉन के वाले से खबरें आई भी थी, असद उमर साहब की ट्वीट मुझे याद आ रही है कि शायद उन्होंने की थी, तो कुछ डेवलपमेंट्स हुई भी थी। ये क्या लाया अमल है जो आप अपनाने जा रहे हैं, इसका क्या फायदा होगा और कितनी देर तक हो सकता है? अच्छा, इसमें पहले एक चीज़ है कि हमारे जो मेंटोर हैं एक्सट्रीम कॉमर्स के जो फाउंडर CEO सनी अली, वो किसी वजह से नहीं आ सके, तो मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा, इस पर यह है कि देखें, पेपाल और अमेजोन ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अमेजोन पर आप डायरेक्टली बेच सकते हैं पाकिस्तान में बैठ के, जिसके लिए आपको पेपाल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई और बंदा जो बाहर से अमेजोन पे बेचना चाह रहा है, वो आपसे प्रोडक्ट लेना चाह रहा है पाकिस्तान से, तो उसके पास पाकिस्तान में कोई प्रॉपर गेटवे नहीं है फ्रीलांसर्स के लिए और उनके लिए। तो बुनियादी चीज़ तो पहले ये है कि पेपाल है क्या। पेपाल बेसिकली ये बायर्स के कॉन्फिडेंस के लिए आप ये जी बिल्कुल, ओके, बायर्स के कॉन्फिडेंस के लिए। अब हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं वो जब फ्रीलांसिंग करते हैं तो
जो उनका क्लाइंट है उसकी कोशिश होती है मैं आपको पेपाल में पे करूं, क्योंकि पेपाल में उसको वो सिक्योर होता है कि विद इन 21 डेज अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्लेम कर सकता है। पेपाल आपकी पेमेंट को होल्ड करता है। अगर डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी तो उसको क्लेम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अमेजोन एक अलग चीज है, पेपाल जो है वो एक अलग चीज है। पेपाल बेसिकली ईबे से लिंक था पहले कि जो लोग पाकिस्तान में बैठ के ईबे पे बहुत लोग बेच रहे थे, आज भी ईबे पे जो लोग बेच रहे हैं उनके लिए पेपाल एक बुनियादी जरूरत है, क्योंकि ईबे का बायर आपको क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पे नहीं करता, वो प्रेफर करता है पेपाल को। अमेजोन का जो पेमेंट मेथड है वो अपना है उसका। ठीक हो गया। अच्छा, अभी आपने पहले भी बात की कि अमेजोन के हवाले से सिटीजन पोर्टल जो हम प्रोग्राम कहते हैं उस पर बहुत सारी शिकायत दर्ज की गई थी कि अमेजोन को शामिल किया जाए लिस्ट में। बिलाखिर वो हुआ, बड़ी खुशाइंद बात है, लेकिन उसके साथ साथ अब आप एक नई कैंपेन का भी आगाज करें पेपाल के हवाले से, उस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। अच्छा, ये हमने 2019 में इनिशिएटिव लिया था। हमने सिटीजन पोर्टल पे कंप्लेन रजिस्टर की थी, जिस पे प्राइम मिनिस्टर ने फौरी एक्शन लिया, एक कमेटी बनाई और तकरीबन 2 साल के बाद अमेजोन ने ऑफिशियली पाकिस्तान को अपने लिस्ट पे शामिल किया और अलाउ कर दिया बेचना। लेकिन पेपाल का मसला थोड़ा डिफरेंट है। पेपाल मुश्किल है इसलिए कि पेपाल एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अमेजोन एक बिजनेस एंटिटी है जस्ट। अब जब पेपाल आएगा तो वो आपके कंट्री की पॉलिसीज भी देखेगा, वो आपके स्टेट बैंक के जो रूल्स हैं वो भी देखेगा, FATF भी इन्वॉल्व होगा। तो अभी तक तो हम जून तक ग्रे लिस्ट में हैं, दुआ है कि अल्लाह करे हम ग्रे लिस्ट से निकल आते हैं। एक जानिब आपने कहा कि ये दोनों मुख्तलिफ एंटिटीज हैं, एक बिजनेस एंटिटी है और एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन दोनों का जो बेसिक इंटरेस्ट है वो तो फाइनेंशियल ही है। पेपाल भी ऑब्वियसली अपने क्लाइंट से अर्न करता है, जो उसके चार्जेस होते हैं। तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है, पाकिस्तान तो 22 करोड़ लोगों की मार्केट है और दुनिया का 5वां छठा बड़ा मुल्क है। तो इसको लेकर आपको नहीं लगता कि पेपाल के लिए भी एक बहुत बड़ी लुक्रेटिव, बड़ी अट्रैक्टिव मार्केट मौजूद है? दे शुड आल्सो थिंक अबाउट इट रादर देन जस्ट हमारा इंटरेस्ट तो नहीं है, उनका भी होना चाहिए। बिल्कुल है, लेकिन देखें अमेजोन का डिसीजन लेना है प्राइवेट लोगों ने, एक ही इदारे ने, एक ही कंपनी ने। पेपाल पे FATF इन्वॉल्व होगा और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग को देख रहे हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज को देख रहे हैं। उन सबको इन्वॉल्व होने के बाद, उन सबसे परमिशन के बाद पेपाल आएगा पाकिस्तान में। तो स्टेक होल्डर ज्यादा है। पाकिस्तान क्या करे फिर? अभी हम इस पे कंप्लेन रजिस्टर कर रहे हैं। हमने इकट्ठी इसलिए नहीं की थी कि पहले एक काम हो जाए फिर दूसरे को स्टार्ट करेंगे। तो अभी क्योंकि अमेजोन आ गया ऑफिशियली पाकिस्तान में, तो अब हम पेपाल के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो कि उम्मीद है इस पे हमारे स्टेट बैंक को बहुत सारी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। इवन अभी अमेजोन ने भी अलाउ तो किया है, लेकिन अगर हम अमेजोन से पेमेंट पाकिस्तान में लेते हैं, हमें पहला प्रॉब्लम ये आएगा कि अमेजोन कहता है कि आप पाकिस्तान में पेमेंट ले रहे हो तो मैं आपको PKR में पेमेंट दूंगा। ठीक है, हम सेल कर रहे हैं डॉलर्स में, US में या UK में, पेमेंट PKR में आएगी, कन्वर्जन रेट पड़ेगा। फिर हम चाइना से वो सामान खरीद रहे हैं, हम फिर उसे डॉलर में या पाउंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 कन्वर्जन रेट से हमें अच्छा खासा लॉस होगा। दूसरा ये कि जो आउटगोइंग पेमेंट्स है पाकिस्तान में, उसका कोई बहुत अच्छा सेटअप नहीं है अभी। स्टेट बैंक पैसे आने तो देता है, लेकिन जब आप निकालेंगे तो वो एक चीज पूछेगा आपसे, वो कहेगा जाने। लेकिन अच्छा, उनका प्रॉब्लम ये है कि अभी हम उनको बता रहे हैं इस पे वर्किंग, लेकिन आप लोगों का प्लान या लाएअमल क्या होगा? आप लोग जो कंप्लेंट्स है वो तो लॉन्च करें, लेकिन उसके बाद एक स्ट्रैटेजी या कोई आइडिया जो आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देना चाहें कि वो इस आइडिया के तहत पेपाल को पाकिस्तान में लॉन्च करें, उस हवाले से बात। पहले भी यही हुआ था, जब हमने कंप्लेन रजिस्टर की तो फिर गवर्नमेंट ने हमसे उन्होंने रब्ता किया और फिर डिफरेंट हमारी कमेटीज बनी। डिफरेंट ये पूरे 2 सालों में सैकड़ों मीटिंग्स हुई हैं, उसके बाद जाके सोल्यूशन निकला। अब भी यही होगा, हम कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ, IT मिनिस्ट्री के साथ मिलकर काम करेंगे। अभी ऑलरेडी कर भी रहे हैं, मजीद उस पर काम करेंगे, उनको आइडियाज देंगे। अच्छा, डॉलर्स का जो इशू है ना जाने का, स्टेट बैंक ये कहता है कि आपने डॉलर्स भेजे तो सामान किधर है? मसला ये है कि हम बेच रहे हैं UK में, खरीद रहे हैं चाइना से, तो चाइना से सामान तो निकल के सीधे UK चला जाएगा और डायरेक्ट डिलीवर हो जाएगा और पैसे पाकिस्तान आएंगे और फिर यहाँ से चाइना जाएंगे। तो वो स्टेट बैंक भी अपनी जगह ठीक है कि आप हमें सामान तो दिखाएं किधर है। स्टेट बैंक ये कहता है आप पाकिस्तान बाहर पैसा भेजें, लेकिन स्टेट बैंक को इसमें ये भी तो देखना पड़ेगा। वैसे हमारे जो स्टेट बैंक के मौजूदा गवर्नर हैं वो हैं इस हवाले से, उनके हवाले उनका काम है, इसके बारे में कर रहे हैं, लेकिन उसको ये भी तो देखना चाहिए कि अल्टीमेटली एक बिजनेस एक्टिविटी ऑनलाइन जो जनरेट हो रही है, इट्स अ ब्लाइंड कस्टमर मार्केट। यू नेवर नो कि आपकी मार्केट इथियोपिया के अंदर भी आप बेच सकते हैं, बिकॉज़ इट्स ऑनलाइन, इट्स अ ग्लोबल विलेज, तो कहीं पे भी आप कर सकते हो। बहुत बड़ी मार्केट, उससे सफर भी तो होती है अगर आप कोई रेगुलेशंस नहीं बना रहे हैं। बिल्कुल, ये भी तो देखना चाहिए। नहीं, ये गवर्नमेंट काफी इसमें ताउन कर रही है। देखिए, अमेजोन का पाकिस्तान में आना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मजीद इस पर वर्किंग हो रही है, जो कि इंशाल्लाह फायदा होगा। स्टेट बैंक को सिर्फ एक इशू है कि आप पैसा भेजें बाहर, लेकिन उसके अगेंस्ट पाकिस्तान में आया क्या है? प्रोडक्ट आई है, सर्विस आई है? मसला ये आया कुछ भी नहीं, क्योंकि वो चाइना से सीधा UK चला गया। अच्छा, ये जो अभी जून में हम FATF फैक्टर डिस्कस करें कि FATF से पाकिस्तान का नाम इंशाल्लाह निकल जाएगा, ग्रे लिस्ट से हम निकल जाएंगे। उसके अलावा भी पाकिस्तान में बैंकिंग को लेकर इस गवर्नमेंट के अंदर भी और पहली गवर्नमेंट के अंदर भी, आई स्टिल रिमेंबर, बहुत अच्छे इक़दाम किए गए थे। लोगों की इनकम्स को रेगुलेट करने के लिए अच्छे इक़दाम किए गए थे। आपको याद होगा जो विदहोल्डिंग टैक्स के अंदर कमी बेशी की गई थी,
ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग चैनल्स को इस्तेमाल करें और अकाउंट्स अपने ओपन करें। तो इसको देखते हुए आपको लगता है कि मजीद कोई बहुत ज़्यादा टफ इकदाम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नहीं चाहिए, फेटेप से हम निकल जाएं, बैंकिंग ऑलरेडी है पाकिस्तान में, या इसके अलावा भी आपको लगता है कुछ टफ इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे? इसके अलावा भी लेने पड़ेंगे अपने तौर पे, FATF से तो निकल जाएंगे, लेकिन अपने तौर पे पेपाल फिर आपके साथ डील करेगा ना कि आप मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होगी इसमें। लोग पेपाल में भी फ्रॉड करते हैं ना कि पेपाल में पेमेंट आई, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग तो यूके जैसे ममालिक के अंदर भी लोग हुंडी इस्तेमाल करते हैं, हर जगह होती है, हर जगह होती है, मतलब एक सर्टेन लेवल तक ही आप उसे रोक सकते हैं। लेकिन हम लोग ये है कि बदनाम ज्यादा, अभी हमारी गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की है, काफी कंट्रोल किया है, तो अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि पेपाल को पाकिस्तान में आना चाहिए। ई कॉमर्स के हवाले से भी चूंकि हम पाकिस्तान में ई कॉमर्स के फ्यूचर को भी डिस्कस कर रहे थे, आपके ख्याल में किस तरह का फ्यूचर है ई कॉमर्स का? दुनिया भर में तो उसको बहुत इनकरेज किया जाता है। देखिए ई कॉमर्स का फ्यूचर कोविड के बाद तो इसमें कोई शक ही नहीं रहा कि ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। Amazon दुनिया की नंबर 1 मार्केट प्लेस है। पाकिस्तान में भी आप देखें तो जो लॉकडाउन की वजह से लोगों ने घरों में बैठ के ऑर्डर्स किए, फेसबुक से किया, दराज से जहां से भी किया, लेकिन ऑनलाइन जो बाइंग है वो बढ़ गई है। ऑनलाइन अगर हम ओवरऑल देखें तो 3 गुना बिजनेस बढ़ा है दुनिया के अंदर ई कॉमर्स का बिजनेस। तो फ्यूचर है इसी का, लोग प्रेफर करते हैं ऑनलाइन बाय करना, ऑनलाइन सेल करना। ऑनलाइन सेलर्स को फायदा ये है कि वो घर बैठ के अपनी प्रोडक्ट वहां रख के, उनको कुछ शॉप नहीं लेनी पड़ती, कुछ शॉप के एक्सपेंसेस नहीं है, घर पे चीज रखिए बेच लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑनलाइन सेलिंग या परचेजिंग में वो ट्रस्ट फैक्टर है, क्योंकि मोस्टली हमें दिखाया कुछ और जाता है, भेजा कुछ और जाता है। दिस इज द प्राइम कंसर्न। तो इसके ऊपर पाकिस्तानी जो बायर्स, पाकिस्तानी जो सेलर्स हैं वो पूरा उतर रहे हैं इस वक्त इस पे काम। और इस पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बिकॉज आप बिजनेस भी कर रहे हैं ऐसा, तो क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इस पे चेक्स एंड बैलेंसेस है कि जितने ऑनलाइन ट्रेडर्स हैं वो सही प्रोडक्ट बेचे सही बायर को? नहीं, ऐसे चेक एंड बैलेंस अभी नहीं है। आप देखें, आप कोई चीज ऑनलाइन ऑर्डर करें, अगर वो गलत मिल गया आप कॉल करें, नंबर ब्लॉक है या वो क्या मैंने रिटर्न नहीं करनी, आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए तो पेपाल देखे ना, बाहर की दुनिया में पेपाल पे लोग इसलिए ट्रस्ट करते हैं कि अगर चीज गलत मिली या नहीं मिली, वो सेलर को कुछ नहीं कहेंगे, वो पेपाल को कहेंगे मुझे नहीं मिला, पेपाल उनको रिफंड कर देगा। पेपाल के पास एग्जैक्टली आपको स्टेट लेवल पे भी इकदाम होने चाहिए और चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आशो का साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। और बड़ी इन्फॉर्मेटिव बातें हैं जो, हाँ, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, और जो लोग खुद से स्टार्ट करना चाहते हैं कोई बिजनेस अमेजोन पे या पेपॉल के थ्रू, तो ये बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अभी हमें ब्रेक लेनी है जी? नहीं, ब्रेक नहीं, हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है पानी के हवाले से, तो वो हम पहले कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। पानी का जो तनाज़ा है वो आपको मालूम है कि बड़ा सीरियस इस वक्त शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये मामला हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और पानी की इस तकसीम के मामले के ऊपर सिंध ने कहा है कि वह एहतजाज करेगा। सिंध में जो हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी है उसने पानी कम मिलने के खिलाफ सूबे भर में 3 जून से एहतजाज का ऐलान किया है और वाजे किया है कि पानी का पहला हक सिंध का है। सूबे को अपने हिस्से का पूरा पानी मिलने तक सिंध का ये कहना है कि खामोश नहीं बैठेंगे। और जबकि पंजाब गवर्नमेंट ने पानी के तनाज़े के हल के लिए जो कह लें गैर जानिबदार मुबस्सिरीन तैनात करने की भी तजवीज़ दे दी है, ताहम सिंध गवर्नमेंट ने पंजाब की इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया और उधर इरसा ने जो इरसा का पानी चोरों को पकड़ने के लिए बड़ा फैसला भी सामने आया और वाबडा को खत लिखा है कि सिंध के 3 और पंजाब के 6 बैराजों पर वाटर इंस्पेक्टर्स की तैनाती की जाए और ये वाटर इंस्पेक्टर्स बैराजों पर पानी की जो चोरी रोकने के साथ साथ पानी की आमद और अखराज की मॉनिटरिंग भी करेंगे। अच्छा, एक चीज समझ नहीं आती कि इसमें से ह्यूमन इंटरवेंशन क्यों खत्म नहीं होती, कि अभी मुबस्सिरीन तैनात होंगे, डिजिटल इसको टेक्नोलॉजी पे क्यों नहीं देखा जाता? सूबाई वजीर ज़राअत सिंध मोहम्मद इस्माइल राहू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा इसी मामले पे बात कर लेते हैं। राहू साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये एहतजाज तो आपका दुरुस्त है, लेकिन कुछ माहिरीन का ये कहना है कि पानी अगर पीछे दरियाओं के अंदर ही कम आएगा ग्लेशियर से तो फिर मसाइल पैदा होंगे और उस मसले का हल सिर्फ ये है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए ताकि रियल टाइम डाटा तमाम गवर्नमेंट्स के पास आए और किसी को ये शिकायत ना हो कि जी हमारे साथ ज्यादती की जा रही है, उसको पता हो कि असल फिगर्स क्या हैं। तो इस पे आप क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की इसके ऊपर? हमारा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पे और इस सिस्टम को बेहतर करने पे तो कोई हमें एतराज नहीं है, लेकिन जब पानी जो हमारा मौक़िफ़ स्टांस हमारा ये है कि हम ये बिल्कुल कतई तौर पर नहीं चाहते कि हमें पंजाब से या के हिस्से से या किसी और सूबे के हिस्से से पानी मुहैया किया जाए। हम ये कहते हैं जो हमारा हिस्सा बनता है कानून और आइन के तहत। जो देखें इस वक्त पानी पे बहुत सारे बड़े कमीशंस बनी हैं, कमेटीज बनी हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हुई हैं, लेकिन आखिरी जो 91 का रिकॉर्ड है, वाटर रिकॉर्ड जो जिसपे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और सिंध के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात थे, रिजर्वेशन थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो चारों सूबाई असेंबलियों ने उसको पास किया था। न फकत गवर्नमेंट्स ने पास किया था बल्कि मुल्क की चारों सूबाई असेंबलियों ने पास किया था। हम कहते हैं उसके मुताबिक जो हमारा शेयर बनता है, अगर पूरे इंडस रिवर सिस्टम के अंदर शॉर्टेज 20% है तो हमें 20% दी जाए, अगर 10% है तो हमें 10% दी जाए। लेकिन अगर शॉर्टेज जो 10% और सिंध सफर करे 33%, 40%, इस वक्त भी हमारे बैरेज में आप अगर देखें
तो जो गुड्डू बैरेज है उसमें 28% से जायद शार्टेज है, पानी की किल्लत है। सखर बैरेज कोई तकरीबन 31% शार्टेज को, और सबसे वर्स्ट कंडीशन हमारी कोटी बैरेज की है जो 50% जो कमी है, किल्लत है वहाँ। तो ये हम कहते हैं कि हमें जो पानी इसके साथ साथ अगर हम थोड़ी सी बात कर लें, इरसा ने वापडा को खत भी लिखा है कि सिंध के 3 जो पंजाब के 6 बैराज पे वाटर इंस्पेक्टर्स तैनात किए जाएं जो पानी की चोरी रोकने के साथ साथ जो पानी की आमदो अखराज और आमद है उसकी निगरानी भी करेंगे। क्या सिंध गवर्नमेंट वाटर इंस्पेक्टर की तैनाती के हवाले से इत्तेफाक करती है? देखिए, हम इत्तेफाक नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि हमें बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। जब आप एक जो आइन और कानून के मुताबिक अथॉरिटी बनी हुई है, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, जिसमें पंजाब का नुमाइंदा है, जिसमें बलूचिस्तान का नुमाइंदा है, जिसमें सिंध का नुमाइंदा है, जिसमें KPK का नुमाइंदा है, जिसमें एक मरकज का नुमाइंदा भी होता है। बदकिस्मती से ये मरकज के नुमाइंदा हमेशा जो सिंध से नॉमिनेट किया जाता है, क्योंकि लोअर राइपेरियन का सबसे ज्यादा जो राइट होता है, इस वजह से वो सिंध को जो दिया गया था। पहली मरतबा PTI की गवर्नमेंट ने वो पंजाब से नॉमिनेट किया है उसको, वरना ये हमेशा सिंध से होता है। तो उस अथॉरिटी को आप नहीं तस्लीम करेंगे। आप जब पानी की शार्टेज में, किल्लत में, आप एक तरफ तो कह रहे हैं दरियाओं में पानी कम है, तो आप जो मुतजाद कैनाल हैं आपके, चश्मा झेलम रिन कैनाल, CJ कैनाल और TP कैनाल, जिस पे तीनों सूबों ने एतराज किया है, जब आप देखें एक कानूनी अथॉरिटी को तस्लीम नहीं करते तो वापडा तो क्या है? ठीक है राहुल साहब, बहुत शुक्रिया, वक्त कम है, आपका मौके तक पहुंचा। हम जानना चाह रहे थे कि सिंध का क्या मौक़िफ़ है, आपका मौक़िफ़ तक पहुंचा। अभी हम आपसे इजाजत लेंगे, आपसे हमारी मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।